कि जब पुलिस आपको इंटरोगेशन के लिए बुलाए तो आप जो भी बोलोगे ना वो आपके अगेंस्ट यूज़ होगा। ओके। आप कुछ ऐसा बोल ही नहीं सकते जो आपके अगेंस्ट यूज़ ना हो सके। किसी के घर में घुसना, खासतौर से वीआईपी घर में घुसना मुश्किल नहीं है, अरे या उनके वॉशरूम में घूम के मैं आ जाऊँगा। एंड आई हैव चैलेंज्ड इन फ्यू सिचुएशंस। यदि मैं चाहूँ तो आपके सिक्योरिटी स्टाफ को पहले से इन्फॉर्म कर सकता हूँ कि ये गाड़ी इस नंबर की आ रही है, और वो इन्फॉर्मेशन शाहरुख खान के नंबर से ही जाएगी या शाहरुख खान के जो सेक्रेटरी है उसके नंबर से ही जाएगी। मैं उसकी आवाज़ में भी कॉल करके बता सकता हूँ। शायद 19 साल पुराना मर्डर केस सॉल्व हुआ AI के थ्रू, और मैंने उससे कहा यार तुम्हारे जो दोस्त का जिक्र किया है उसका फेसबुक अकाउंट तो फेक है। कह रहा ऐसा नहीं हो सकता। नंबर निकाला हमने तो उसका KYC भी गलत निकला, क्योंकि हमने और डीप डाइव किया, उस पर पता किया कि बंदा रियल में कहाँ है, तो पता पड़ा कि ये बंदा एक्चुअली इसकी एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी है। UK की लड़की थी जो 8 साल तक ट्रैप रही, और ये प्लान किसने किया था, उसी की एक सहेली ने। अब साथ में क्या हो रहा है कि पुलिस कॉप मतलब कॉप बन के भी जो हैकर्स घर वगैरह आ जो ये जाते लोग हैं घर पे आ रहे हैं गेट पे, और वो ऐसी सिनेरियो क्रिएट कर रहे हैं एज इफ वो रेस करने आए। बिना किसी पेपर वर्क के कोई चीज़ स्टैब्लिश नहीं होती, सीधे पुलिस आके आपको नहीं उठा सकती। हम लोग उस ऑफिस के बाहर एक रेस्टोरेंट में बैठ गए, लैपटॉप लेगी, जैसे ही पेन ड्राइव लगी हमें अलर्ट आएगा, और एक गाड़ी से उसको छुड़वा दिया कि हम लोग अलग हैं, वो अलग है। आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, हम लोग घबरा गए। हमने कहा इसको तो गोली बोली ना मार दियो। वो तो क्या, एक चीज़ समझ लीजिए कि आप इंटरनेट पर कुछ भी क्लिक करते हो तो वो डाउनलोड ही है। बिना डाउनलोड किए आप कुछ देख ही नहीं सकते। यदि कोई एंटीवायरस आप फ्री इंस्टॉल कर रहे हो तो वो 2-3 तरीके से पैसा कमा रहा है। या तो वो आपका डेटा कलेक्ट कर रहा है, या वो एडवर्टीजमेंट दिखा रहा है आपको, या आपके कीवर्ड्स कलेक्ट करके किसी को बेच रहा है, कुछ तो ऐसा कर रहा है। और जैसे कि ये वाला केस भी अभी आप देखो जो सैफ अली खान वाला है, इसमें जो CCTV फुटेज थे वो क्लियर नहीं थे, कई बार साइड से था, कई बार, लेकिन लगातार ट्रैक हो रहा था। इमेज प्रोसेसिंग सबसे ज़्यादा हेल्प की इस केस में। उस बंदे को पकड़ना इम्पॉसिबल था यदि CCTV या इमेज प्रोसेसिंग टूल यूज़ नहीं होते। कि अयोध्या में कोई एक आश्रम है, उसकी बुकिंग हो रही है, और उसकी वेबसाइट भी बना दी थी क्रिमिनल ने, और लोग हज़ारों की संख्या में लुटे। वो उस क्योंकि बड़ा प्रोमिनेंट सा नाम था, रेपुटेड आश्रम है, बगल मंदिर के बगल में, तो ये लोग गए अपना बुकिंग करा के, और वहाँ कुछ भी नहीं था। अब एक वेब सीरीज़ और बन रही है जो हॉटस्टार पे आएगी, जो राजकुमार ईरानी सर बना रहे हैं। उसका मैं कहूँगा कि आप लोग मतलब वर्ल्ड कप की तरह इंतजार कीजिए, क्योंकि बहुत अच्छी वेब सीरीज बनने वाली है। और मैं अभी तक लोगों के 7.5 लाख रुपए बचाए हूँ, सारे Yes. क्रेडिट सिर्फ अमित सर को जाता है। दैट्स अमेजिंग। थैंक यू अलाउद्दीन जी। यार जितने पैसे हमने बचवा लिए उतने तो कमाए नहीं। साइबर सिक्योरिटी की अपनी सीरीज में अब हम 14वें एपिसोड पे पहुंच गए, एंड आज फिर से मेरे साथ है हमेशा की तरह हमारे गेस्ट साइबर क्राइम एक्सपर्ट अमित दुबे। अमित सर वेलकम। नमस्कार अयाज भाई, कैसे हैं आप? अमित सर कैसा लग रहा है आपको 14 एपिसोड पूरे? मज़ा आ रहा है। डेफिनेटली अच्छा लग रहा है, क्योंकि फीडबैक बहुत अच्छा है, और जैसा कि हमने देखा, आपने भी देखा होगा कि लोग पैसे बचा पा रहे हैं, लोग Exactly. लुटने से बच रहे हैं। ये अपने आप में इतना सेटिस्फाइंग है कि यदि हम कुछ लोगों को भी प्रोटेक्ट कर सके, बचा सके, तो मेरे ख्याल से ये सारा एफर्ट वर्थ है। और सर मतलब कमेंट सिर्फ यहीं से नहीं, इंडिया से ही नहीं आ रहे हमारे पास, मतलब ऑफ कोर्स इंडिया से तो आएंगे, पूरी दुनिया से। पाकिस्तान से, UAE से, बांग्लादेश से लोग, और कुछ कमेंट्स कनाडा से लोग कमेंट कर रहे हैं कि यार मतलब वहाँ तक लोग देख रहे हैं जो मतलब एटलीस्ट हमारी मतलब लैंग्वेज जो समझते होंगे, तो मतलब आप देखिए रीच कहाँ तक जा रही। बिल्कुल। मैं तो कहूँगा कि आप नीचे इंग्लिश ट्रांसलेटेड वर्जन दिखाना शुरू कर दीजिए। बिल्कुल, और आई थिंक क्योंकि तो ग्लोबल इसकी फिनोमेना, बिल्कुल ग्लोबल फिनोमेना है, और हर जगह सिमिलर सिचुएशन। जैसा मैंने आपसे बताया था कि मैं पिछले 3 महीनों में 3 कंट्रीज़ तो विज़िट किया, ऑस्ट्रेलिया, UK, सिंगापुर, और तीनों जगह ये था मामला। और जब मैंने बताना शुरू किया तो हर जगह लोग थ्रिल्ड थे कि यार ऐसे भी इन्वेस्टिगेशन हो जाता है, ऐसे भी पकड़े जाते हैं। तो मेरे ख्याल से इसकी ग्लोबल डिमांड है और हमें उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। फाइन सर, कुछ कमेंट्स जो हमारे व्यूज़ के आए वो हम ले लेते हैं शुरू में। आज फिर से मैं इसे स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। बिल्कुल। इसमें सर एक कमेंट था, उसमें लिखते हैं कोई नज़ीर लोन लिखते हैं, दुबे सर आदाब, वाइल हेयरिंग यो वीडियो इन विच यू डिस्कस, वो थोड़ा इंग्लिश उनकी ऐसी है, वो कह रहे हैं कि आपने
डिस्कस किया था कि रिसीव जब करते हो पैसे तो आपको कुछ मतलब देना नहीं Action पड़ता नहीं है, होता। कोई एक्शन नहीं होता। तो वहाँ पे कह रहे हैं कि मेरे पास कोई मैसेज आया कि पैसे ले लो और कुछ QR कोड किसी ने मांगना चाहा मुझसे, तो मुझे इमीडिएटली आपकी वीडियो याद आ गई और मेरा पॉसिबल लॉस जो था उससे मैं बच गया। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू। क्या नाम बताया था आप? नदीम? ये सर नज़ीर लोन नज़ीर लोन, फ्रॉम कश्मीर। कश्मीर। हाँ, सो नज़ीर भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक, इज़ वेरी इनकरेजिंग। और मैं चाहूँगा कि आपने जो भी सीखा है वो आप दूसरों को भी बताएं और फैलाएं ताकि बाकी लोग भी बच सकें, तब बिल्कुल। हमारा जो एफर्ट है वो बिल्कुल काम करेगा। एक ऐसे कमेंट सर है अनिल कुशवाहा का, वो लिखते हैं सर 5 जनवरी को मेरे दोस्तों के क्रेडिट कार्ड से 25,000 रुपये का फ्रॉड हो गया था, वो लिख रहे हैं, लेकिन आपकी वीडियो मैंने देखी, प्रोसेस करने से आज रिफंड आ गया। वेरी गुड, दिस इज़ अमेजिंग। तो पहले तो ये कि जो लोग कहते थे कि साहब पैसा आता नहीं है, बिल्कुल, तो ये कमेंट बिल्कुल आया है पॉजिटिव। और मैं हमेशा से बोलता हूँ कि यदि आप समय पे एक्शन ले लें 1-1.5-2 घंटे के अंदर तो पैसा आता है। द ओनली थिंग इज़ कि आप बिल्कुल। जो प्रोसेस मैंने बताया वो फॉलो करें, तो बहुत अच्छी बात है, तो बहुत कमाल की बात है। 25,000 रुपये सर मतलब बड़ी वैल्यू है। अच्छा, वो जो अभी नज़ीर जी का मैसेज था उनको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में यासीन किचलू जी हैं, जो साइबर के काफ़ी रिनाउंड और पॉपुलर पुलिस ऑफिसर हैं, बहुत काम कर रहे हैं। तो आप उनके संपर्क में यदि आएँ, क्योंकि वो उनकी पोस्टिंग नॉर्मली जम्मू या कश्मीर ही 2 जगह बहुत रहती है, तो ज़रूर जाएं, क्योंकि उनसे आपको सीखने को भी मिलेगा यदि आप साइबर सेफ्टी अवेयरनेस में काम करना चाहते हैं। बिल्कुल फाइन सर। एक सिमिलर कमेंट है नीरज फोगाट, ये लिख रहे हैं आई गॉट फेडेक्स कुरियर फ्रॉड कॉल सेवरल टाइम बट ड्यू टू वॉचिंग ऑल योर वीडियोज नाउ आई एम एबल टू एनालाइज दीज कॉल्स ईजिली। थैंक यू फॉर योर टाइम, वैल्यूएबल नॉलेज शेयरिंग टू सोसाइटी एंड आई सेव्ड माई सेल्फ। वेरी गुड। मतलब सर इनकी जान बच गई। तो ये तो खैर बहुत ही पॉजिटिव इनकरेजिंग कमेंट्स हैं। कोई नेगेटिव भी है? सर नेगेटिव नहीं दिख रहे मेरे को, नेगेटिव 2 ही होते हैं, आप और हम हंसते बहुत हैं। वो मैं रोक नहीं पाता हंसी। बिल्कुल, मुझे भी बहुत कहते हैं, मतलब ये एंकर कैसा है, बोलता हंसता रहता है, थोड़ा सेंसिटिव रहा करो। मैंने कहा नहीं यार, मतलब हमने इस पर डिस्कस किया। सर एक कमेंट और ले लेते हैं, काफ़ी सारे हैं लेकिन फिर क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। ये है संतोष, लिखते हैं स्विच एंड अमित सर, थैंक्स फॉर अवेयरनेस, आपकी वीडियो की वजह से बहुत हेल्प हुआ है मेरा। लास्ट टाइम मुझे एक फ्रॉड कॉल आया था, मुझे OTP मांगा था लेकिन मैंने नहीं दिया, तो बोला कि तू अकेले नहीं है, तो हम रोज़ 200 को कॉल करते हुए बच गया लेकिन अगले को फंसेगा। मतलब वो कह रहा है कि भाई हम लोग बार बार तुम्हें कॉल करेंगे और आज तू बच गया, अगली बार फंसेगा, लेकिन आपके वीडियो की वजह से मेरी जान बच गई। वेरी गुड। मतलब एक कोई कमेंट था, मैं देखा था कि वो उसने कहा था कि मैंने औरों के भी पैसे बचवाए, कुछ 7.5 लाख रुपए का फिगर दिया था। हाँ सर। एक कमेंट था, तो चाहूँगा कि वो भी लोगों को बताया जाए जो पैसे बचवा पा रहे हैं या जिनके पैसे बच रहे हैं। मेरे ख्याल से बहुत बड़ा मैसेज है, और जिन्होंने वो वीडियोज़ नहीं देखे हमारे पुराने, वो देखें कि जो भी हमने तरीके बताएं वो फॉलो करें। सर एक खगेश सिंह है, वो कह रहे हैं कि डिजिटल अरेस्ट के लिए आज मेरे पास कॉल आई थी सर, और आपके पार्सल में कुछ इलीगल चीज़ें हैं, वो ये लिख रहे थे, और बताया था उन्होंने ED और CBI दोनों ढूंढ रही हैं आपको, उसमें लिखा हुआ था। तो फिजिकल अरेस्ट होना है आपको या डिजिटल अरेस्ट, वो ये बोल रहा था। करेक्ट। वगैरह सर मैंने आपके पूरा वीडियो देखा है शुरू से, और मैं खुद को साइबर सिक्योरिटी की, मतलब आपकी जो अवेयरनेस है उसकी वजह से बचा लिया मैंने अपने आप को। वंडरफुल खगेश जी, बहुत बहुत बढ़िया। आप मानिए सर, लोग वो डिजिटल अरेस्ट में कितना नुकसान हो जाता है, अगर कोई बच पा रहा है, मतलब इसकी वजह से बहुत, सर इससे बड़ा कुछ है ही नहीं। ये तो मेरे ख्याल से इस वीडियो का टाइटल होना चाहिए, डिजिटल अरेस्ट से कैसे बच गया हो। एग्जैक्टली। ये अपने आप में एक बहुत बहुत इंकरेजिंग मैसेज है। सर एक है मोहम्मद अलाउद्दीन, इनका कमेंट है कि वो कह रहे हैं कि भाई मैंने सारे पॉडकास्ट देखे और मैं अभी तक लोगों के 7.5 लाख रुपए बचाए हूँ, सारे क्रेडिट सिर्फ अमित सर को जाता है। दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। थैंक यू अलाउद्दीन जी, आप बिल्कुल 40 चोरों को पकड़ने में हमारी हेल्प कर रहे हैं। बिल्कुल सर, 7.5 लाख रुपए वो लिख रहे हैं, मतलब बड़ा फिगर। वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सर एक कमेंट है प्रियदर्शी, वो लिख रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट है सर आपके लिए, बताइए प्लीज। वो कह रहे हैं डियर सर, मेरे साथ एक मज़ेदार घटना हुई है। मैंने आपके सारे वीडियो जो यूट्यूब में सारे देख डाले, सो आई नो हाउ टू डील विद देम। मैं 30 घंटे डिजिटल अरेस्ट में रहा, लेकिन सर वो उसमें उन्होंने गाली लिखी है कि कुछ पैसे मैंने उनको नहीं दिए। जैसे ही पैसे की बात आते हैं मुझे आपकी याद आती है और उन पे हंसी आती है। लास्ट में मैंने बोल दिया कि भाई सर से ट्यूशन लेकर, मतलब सर से ट्यूशन लिया हुआ है मैंने। वेरी गुड। इसमें जो ज़्यादा फनी ये है कि जो क्रिमिनल है वो कितने फ्रस्ट्रेट हुए होंगे। 30 घंटे एफर्ट लगाने के बाद उन्हें कुछ नहीं मिला। मेरे ख्याल से जितना हम उनको फ्रस्ट्रेट करेंगे ना, उनकी हिम्मत उतनी टूटेगी। बिल्कुल।
तो दिस इज गोइंग टू वर्क. मैंने आपको एक बार याद दिलाया होगा कि पायरेसी से कैसे बचें. Exactly. याद है. तो उसका तरीका ये था कि मैंने उनको फ्रस्ट्रेट कर दिया कि आप मेरा कंटेंट डाउनलोड करोगे, मिलेगा कुछ है नहीं, तो फ्रस्ट्रेट होकर आप ऐसे ही ढूंढना छोड़ दोगे. तो वी आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन. थैंक यू सो मच प्रियदर्शी जी, थैंक यू सो मच. सर ऐसे कमेंट काफ़ी सारे हैं, थोड़ा टाइम की लिमिटेशन की वजह से हम थोड़ा मतलब नहीं ले पाए, आगे और लेते रहेंगे. सर इसमें एक चीज़ और है, मतलब अब मैं देख रहा हूँ कि कॉल भी जब करते हैं अभी एक दूसरे को हम लोग, तो उस पर भी डिजिटल अरेस्ट के लिए गवर्नमेंट ने भी मतलब वो लगा दी, कॉलर ट्यून. इतना ज़्यादा चीज़ बढ़ गई थी ये. बिल्कुल. और ये ज़रूरी भी था क्योंकि अब कम से कम कुछ हद तक तो लोगों को पता पड़ गया है. लेकिन कमाल की बात है कि अभी भी हो रहे हैं. बिल्कुल. तो देखिए कि कितनी लंबी लड़ाई है जब तक हम हर किसी को नहीं सुरक्षित कर सकते, क्योंकि ये बहुत छोटी सी बात है. अदरवाइज देखा जाए कि किसी को मानसिक तौर पर कंट्रोल कर लेना और अपना झूठी पहचान बनाकर उसको भरोसा दिला लेना, जबकि सामने वाला पूरी तरीके से एजुकेटेड है, वेल अवेयर है. ये आज भी हो रहा है जबकि हम इतनी अवेयरनेस फैला रहे हैं. तो मेरे ख्याल से अभी हमें बहुत लंबा जाना है और बहुत सारे ऐसे पॉडकास्ट करने पड़ेंगे, तब जाके शायद. सर एक मैं बल्कि एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें ये था कि डिजिटल अरेस्ट वाला तो सीन है ही, लेकिन अब साथ में क्या हो रहा है कि पुलिस कॉप मतलब कॉप बन के भी जो हैकर्स वगैरह जो ये लोग हैं घर पे आ रहे हैं गेट पे, और वो ऐसी सिनेरियो क्रिएट कर रहे हैं एज वो अरेस्ट करने आए. बिल्कुल हो रहा है. और उसमें घर आकर वो आपसे पूरी तरीके से. अभी एक अच्छा सा वीडियो भी मैंने देखा कि जिसमें लड़की को फ़ोन आया कि हम आपको अरेस्ट करने आ रहे हैं. ओके. और पीछे सायरन आ रहा है और वॉकी टॉकी पे बंदा बात कर रहा है. हाँ भाई गाड़ी इधर ले ले. उस एरिया भी बता रहा है उस लड़की जहाँ रहती है. तो आपको हम अरेस्ट करने आ रहे हैं, आप घर पे ही ना, हम अरेस्ट करने आ रहे हैं, ऐसे करके. तो लड़की को पता था, उसने शायद हमारा वीडियो देख लिया होगा, जो भी हो. उसने बड़े कूलली उसको बोला कि आप कहाँ से आ रहे हैं. अच्छा उस मार्केट से आ रहे हैं ना. हाँ. लेफ्ट साइड पे एक मोमो की दुकान पड़ती है, मोमो लेते हैं. तो वायरल हुआ वो वीडियो. अब वो बंदा घबरा गया, पुलिस वाला, कि यार ये क्या है. मैं तो वो पूरा ड्रामा कर रहा था कि कैसे डरा के पैसे ले लिए जाएं. जब ऐसे बनने लगेंगे ना वीडियो, मेरे दिल को तसल्ली होनी शुरू हो जाएगी कि आप इतना मजाक कर दें क्रिमिनल्स का कि वो इस तरह की हरकतें करना ही छोड़ दें. बिल्कुल. लेकिन सर जैसे अभी आप भी बता रहे थे कि ऐसे लोग हैं, मैं उस आर्टिकल का रेफरेंस आपको दे रहा था कि घर पे लोग आ रहे हैं. हाँ. तो इस सिचुएशन में मान लीजिए किसी के पास आ जाता है ऐसे बंदे 4-5 लोग, अब कॉप बन के आ गए, पुलिस ऑफिसर बन के आ गए, उनके पास आईडी कार्ड भी ऑफ कोर्स मतलब फ्रॉड ही होंगे, लेकिन कोई पहचान नहीं पाएगा. तो ऐसे में क्या आइडेंटिफाई करें, कैसे जाने कि भाई ये लोग जो है वो ऑथेंटिक ही हैं, कोई गलत तो नहीं है. एक आम आदमी, एक लेमैन जो पुलिस से वैसे ही डरता है, वो कैसे इनको आइडेंटिफाई करे? देखिए 2-4 चीज़ें समझने की है. पहला, पुलिस जैसे घर आ गई, क्या बोलेगी वो आपसे कि आपने कोई क्राइम किया है. बिना किसी पेपर वर्क के कोई चीज़ इस्टेब्लिश नहीं होती. सीधे पुलिस आके आपको नहीं उठा सकती. वो आपको कोई नोटिस देगी कि भाई साहब ये FIR है, ये, तो आप उससे पेपर पूछिए क्या है, ऑथेंटिक पूछ हुआ है. और दूसरी चीज़ कि जैसे ही मामला पैसे तक पहुंच जाए, क्योंकि वो क्या है, ये लोग भी इम्पेशेंट है, इनको क्या है तुरंत पैसा लेके भागना है, वहीं सेटलमेंट शुरू हो जाएगा. 2 मिनट में ऐसा करते हैं, अभी हम आपको ले दे के, तो वहीं इस्टेब्लिश हो जाता है कि ये फ्रॉड है. एग्जैक्टली. तो जैसे ही कोई भी चीज़ डिस्कशन में पैसा जहाँ इन्वॉल्व हो जाएगा, तुरंत समझ जाइए कि अब ये गड़बड़, क्योंकि ऐसा नहीं होता है. और नॉर्मली जो केसेस भी होते हैं ना, उसमें पहले आपको रिटन नोटिसेस आते हैं. जब आप नहीं जवाब देते हो तब जाके कभी पुलिस हो सकता है आपके घर पे आ जाए. और पुलिस नहीं जाती किसी के घर जब तक कि वाकई बहुत सीरियस मैटर ना हो. ऐसे नहीं, पुलिस हर किसी को छोटे छोटे क्राइम के लिए, इतना किसी के पास फुर्सत नहीं है. इनफैक्ट जो FIR भी हैं उसमें भी यदि अरेस्ट करना होगा तो उसमें भी बहुत टाइम लगता है, बिकॉज इतने केसेस होते हैं. तो लोगों ने जो ऐसे दिमाग बना रखा है ना कि पुलिस के पास आज कंप्लेंट करने जाओगे कल पुलिस, ऐसे नहीं होता है. पुलिस की अपने एक जांच का तरीका होता है, आपको इन्फॉर्म भी किया जाएगा. और छोटी मोटी जांच के लिए पुलिस कभी घर नहीं आती, वो आपको बुला सकती है, नोटिस भेज सकती है. तो एकदम से ना डरें. यदि आपने कुछ नहीं किया है और पुलिस आई है तो आपको तो पता है ना कि गड़बड़ है. एग्जैक्टली. अब वो कोई झूठा आरोप लगा भी रहे हैं तो भी आपको क्यों डरना है, वो तो झूठे हैं. बिल्कुल. आप मान ही क्यों लिए कि ऐसा हो गया. पहली चीज, नंबर 1, थोड़ी देर आप बातचीत करेंगे, पेपर दिखाइए, ID दिखाइए या नोटिस दिखाइए या किस थाने में केस है, जो भी आप थोड़ा डिटेल मांगेंगे, क्योंकि उनको ये भी नहीं पता होगा वो किस थाने से हैं. एग्जैक्टली. उनको शायद आपके बगल के थाने का एड्रेस भी ना पता हो, वो इतना होमवर्क करके शायद ना आए. जहाँ आपने थोड़ा बहुत जानकारी ली वहीं वो सरेंडर करेंगे, भागेंगे या कुछ करेंगे, और या फिर वो पैसे पे आएंगे. पैसे पे आएंगे तो आप तुरंत पुलिस को कहना रुको मैं
100 कॉल करके मैं खुद बुला लेता हूँ पुलिस, आप बैठो 2 मिनट यहाँ पे, बुला लो। सर इसमें 2 चीज़ आई। एक तो आपने कहा कि किसी भी छोटे क्राइम के लिए पुलिस नहीं आएगी, तो छोटे क्राइम की तो ये बात ही नहीं करते। हाँ, ये वो सीधे एमडीएम और ये ऐसी ऐसी बात करेंगे तो आम आदमी डर जाएगा। एक तो ये बात इसको। दूसरी चीज़ ये कि आपने कहा पैसे की बात पे, मैंने अक्सर देखा जब पुलिस आती है तो पैसे की बात तो आदमी करता है पहले, कि भाई मैं वहाँ पे ना जाऊँ, इस मामले को यहीं पे निपटा लूँ। तो ये मतलब ये थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा कि वो पैसे की अगर बात कर दे तो ये तो कहेंगे भाई अच्छी बात है, हमारा मामला यहीं पे निपट रहा है। नहीं, उससे पहले देखिए आप एक चीज़ जानते हैं जो हमेशा हम कहते हैं, यदि आपने कुछ नहीं किया है तो फिर आप डर क्यों रहे हैं? हाँ, ये पॉइंट है। ये तो बहुत स्ट्रांग पॉइंट है ना। देखो जितने भी ये फ्रॉड हो रहे हैं इसमें विक्टिम ने कुछ किया ही नहीं होता है। अरे आप एमडीएमए का नाम नहीं सुना आपने आज तक, फर्जी पासपोर्ट छोड़िए, आपका ओरिजिनल पासपोर्ट नहीं है, आप कैश छोड़िए, आप किसी दूसरे देश में घूमने नहीं गए, तीनों चीज़ें कई बार इतनी दूर की कौड़ी लगती हैं कि जो आरोप मुझ पर लगा रहे हो मेरी ज़िंदगी से उसका कोई लेना देना नहीं है, तो फिर भी आप डर जाते हो कि अरे हाँ यार। ये जो पहला डर है ना वो इसलिए आता है क्योंकि सामने पुलिस की ड्रेस में कोई दिख रहा है या पुलिस के नाम से कोई कॉल कर रहा है। पुलिस का हमारे दिमाग में जो डर बना हुआ है मेरे ख्याल से वो आपको डरा देता है, अपराध से ज़्यादा वो है। तो पहले तो उसको ही आप वेरिफिकेशन प्रोसेस। मेरे सामने कोई डीआईजी साहब थे, उन्हीं को कॉल आया, यहाँ पर माउंट आबू में था मैं एक ट्रेनिंग के लिए, कहते मुझे कॉल आया कि ऐसा ऐसा है, और वो किसी पीएससी की बटालियन में ही थे उस समय पोस्टेड, तो उनको शायद ऐसी उसी डिपार्टमेंट से किसी इम्पर्सोनेट करके आया कि फलानी जगह से बोला। कौन सी बटालियन? गुस्से में, क्योंकि उन्होंने तो गुस्से में जवाब दिया और वो फबला गया वो तैयारी नहीं था उस चीज़ के लिए। तो कई बार आप कॉन्फिडेंस में सवाल भी कर लोगे ना आपके कॉन्फिडेंस से देख के, तो सच सामने आ जाता है। एग्जैक्टली। तो मतलब ये है कि आप कॉन्फिडेंट रहें, और अगर आपने कुछ गलती नहीं की है तो प्लीज आप तो और कॉन्फिडेंट रहें, और कॉन्फिडेंट रहें। यदि आप गलती नहीं की तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मतलब अक्सर ऐसा होता है ना सर, वो लोगों को लगता है कि यार मतलब गलती नहीं भी की कि यार कहीं गलत केस में ना फंस जाएं। आजकल ये है, देखिए ये परसेप्शन है और इसको मैं डिनाई नहीं कर रहा। अक्सर लोग को ये लगता है कि हमने गलती नहीं की तब भी पुलिस हमें फंसा लेगी, ये डर है सर। ये तो है बिल्कुल, है ना। और वो उनको लगता है यार क्यों फंसना, क्योंकि जैसे हमारे यहाँ कहावत है पुलिस में कि जब पुलिस आपको इंटरोगेशन के लिए बुलाए तो आप जो भी बोलोगे ना वो आपके अगेंस्ट यूज़ होगा। ओके। आप कुछ ऐसा बोल ही नहीं सकते जो आपके अगेंस्ट यूज़ ना हो सके। ओके, ये कहावत है। तो आदमी वो उनका तरीका ऐसा होता है, आप तेज बोले तो गलत हो, धीरे बोले तो गलत हो, हिंदी में बोले तो गलत, अंग्रेजी में बोले तो गलत, मतलब वो तरीका ऐसा होगा क्योंकि वो आपका कॉन्फिडेंस चेक कर रहे हैं। सो पॉइंट इज कि ये जो परसेप्शन आपका बना रखा है उसी का क्रिमिनल फायदा उठा रहे हैं। आमतौर पे ऐसा पुलिस नहीं कर रही है, मतलब पुलिस खुद चौंक जाती है कि यार इतनी भी खराब इमेज। बिल्कुल। इससे कनेक्टेड एक बात आई, अभी 2 हफ्ते पहले की बात है। मेरे एक दोस्त हैं, उनका मुझे कॉल आया, वो बड़े परेशान से लगे। एक्चुअली मैंने कॉल किया 2-3 बार, उन्होंने उठाया नहीं, तो उनका कॉल आया कि यार एस भाई आप बताएं क्या बात है। मैंने कहा कुछ बात करनी थी। तो कह रहे हैं मैं प्रॉब्लम में हूँ। तो भाई क्या प्रॉब्लम है? तो बोल रहे कि यार मैं थाने में बैठा हुआ था, अभी निकल के आया। मैंने कहा क्या हुआ? उनकी मोबाइल की अपनी शॉप है। तो कहने लगे यार मेरी मोबाइल की शॉप है और हमारे पास बच्चे होते हैं जो बाहर जाते सिम एक्टिवेट करते हैं, कुछ किसी से एक्टिवेशन कुछ होगी सिम की, और उन्होंने की होगी, और वो जो सिम थे वो 10-15 एक्टिवेट हुआ और वो बंद हो गए। तो उस चक्कर में कहीं पता नहीं कुछ चीज़ निकली, जांच वाँच हुई, और जो पुलिस स्टेशन SHO है वो मेरे पास आ गया कि भाई तुम्हारे तो ये है फला चीज़ें और ये सिम बंद हो गए। कह रहे मैंने कोई लीगल किया नहीं, कुछ किया नहीं, और जी मेरे साथ कह रहा है मैं FIR लगा दूंगा, फला कर दूंगा कि भाई मुझे, कह रहा है वो 40,000 रुपये उसको देने पड़ेंगे। मैंने कहा भाई क्यों देने पड़ेंगे? वो कह यार मुझे नहीं पता, भाई वो फंसा देगा मुझे किसी केस में। मतलब ये जो डर है ये बहुत। मैंने कहा यार उसको कोर्ट में जाओ, ले जाओ आगे। वो कह रहा यार मैं चला तो जाऊंगा लेकिन मेरे शॉप का क्या होगा, अगर उसने कुछ और मेरे ऊपर केस बना दिया, ये कर दिया, मैं फंस जाऊंगा। आपने एक अभी वेब सीरीज आई है ये तिहाड़ जेल पे बनी जो, उसमें आप गौर से देखेंगे तो उसमें दिखाया गया है कि हर लेवल पर करप्शन होता है। खुल के उसमें बताया गया है कि भाई इसके अंदर जो भी होगा सारी चीज़ें अरेंज भी होंगी। चाल सोबराज है तो उसको पैसा है तो VIP ट्रीटमेंट भी मिल जाएगा। ये तो है ही, वो कुछ गलत तो दिखाया नहीं होगा। ये हर जगह देखिए। तो होता क्या है कि जब आप कहीं फंसे होते हो और सामने वाला उसका फ़ायदा उठाकर करप्शन करना चाहे तो कॉल आपका होता है। एक जो कॉल आप ले सकते हो वो ये है कि आप ऊपर जा सकते हो लेडर में। आमतौर पे आदमी को लगता है कि यार ऊपर जाएंगे मामला और बढ़ेगा और पैसा ना मांगे।
वो अभी 40 से कल लाख रुपये हो जाएगा। ये साइकोलॉजी है, मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ क्योंकि होता है। फिर हम उधर भी नहीं जाएंगे तो और ऊपर जाएंगे। ये तिहाड़ में दिखाया, जैसे वो ऊपर वाले लेवल कंपेयर करता है तो पता पड़ता है कि वो तो और खतरनाक आदमी है। ये जो दिखाया जा रहा है या बताया जा रहा है, मेरे ख्याल से इससे हम सबके मन में एक डेफिनेटली डर है, और ये डर मैं ज़ीरो भी नहीं कर रहा। मैं कह रहा है 20-25% लोग ऐसे हो भी सकते हैं, होंगे ही, तभी तो सिस्टम ऐसा है। लेकिन एक मैं कॉन्फिडेंस देना चाह रहा हूँ कि यदि 20-25% लोग ऐसे हैं जो करप्ट हैं, तो एक बात ही मैं गारंटी ले रहा हूँ कि 25% लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल करप्ट नहीं है। हाँ सर, होंगे बिल्कुल। इस बात की भी गारंटी है। 50% के बारे में नहीं कह सकते क्योंकि इतना हर किसी को जानना, उनके लेवल अलग अलग हो सकते हैं। और वो हर जगह सिस्टम में होगा। लेकिन आप की बात इतना मुद्दा छोटा सा है कि मुझे नहीं लगता है कोई सीनियर ऑफिसर उस मुद्दे को लेकर आपसे, वो समझ रहे हो कि होता क्या है कि मुद्दा इतना तो है नहीं कि आपने मर्डर किया और बचना चाह रहे हो। आपका सिम कहीं फंसा हुआ है, उसमें आदमी क्या करप्शन कर लेगा। ज़्यादा आप कहोगे ठीक है डालो भी FIR, तो भी कोर्ट से क्लीन करके आ जाओगे आप, आपने कोई अपराध तो किया नहीं है। हाँ, आप क्यों बचना चाह रहे हो? कि आपको लग रहा है यार कौन इतना लंबा कोर्ट कचहरी में जाए और फंसे, लीगल होगा मैटर तब भी आपने बचना ही है। हम कोर्ट कचहरी के करप्शन को भी देख चुके हैं कि उधर भी जाके अल्टीमेटली क्या होता है कि टाइम वेस्ट है, पैसा भी दे रहे हैं। ये जो हर लेवल पर टाइम और पैसा का वेस्टेज है, उसको मिनिमाइज करने के लिए हम अर्ली स्टेज पर कंप्रोमाइज़ करना शुरू कर देते हैं कि यार अभी तुम ले दे के सुलटा लो, 10,000 15,000 20,000 जो भी ले लो। ये है, बिल्कुल मैं मान रहा हूँ, और मैं इसको दूर नहीं कर सकता, मेरे हाथ में नहीं है क्योंकि मेरी कोई पावर नहीं है। मैं इसको डिफेंड भी नहीं कर रहा, मैं नहीं कह रहा कि नहीं है, मेरे संग भी, मैंने पहले बताया कि मेरे साथ भी सिचुएशंस हुई हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक तरीका ये है कि यदि मेरा मामला बहुत छोटा सा है, बड़ा नहीं है, और मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि पहले दिन भी कोर्ट में टिकेगा, तो डेफिनेटली मैं सीनियर ऑफिसर के पास जाऊँगा और कहूँगा सर ये क्या मुद्दा हुआ सर, इसमें क्यों परेशान कर रहा हूँ मुझे, एंड आई कैन गो फर्दर। वो मेरे पास पावर है एंड आई विल डेफिनेटली यूज इट। बिल्कुल, मैंने यही कहा, मैंने कहा उत्तराखंड का वो मैटर था, मैंने कहा आप जाए DIG वगैरह, मतलब वहाँ तक भी चलेंगे आप, जब क्लीन है तो हम आ जाएं। सर ये तो चलिए अलग बात हो गई। अभी एक बड़ा इशू गर्म है, बहुत सॉलिड, उस पर हर चीज़ चल रही है। वो एक्टर सैफ अली खान के घर के अंदर कोई बंदा घुस गया और उसने उसको स्टैब वगैरह कर दिया। इससे रिलेटेड मैं आपसे सवाल करूँगा कि किसी के भी घर में घुसना, किसी VIP के घर में घुसना, ये कैसे घुसा जाता है और क्या इतना आसान होता है कि कोई आया और घुस गया, या फिर अगर आपको कहा जाए कि आप घुस सकते हैं तो कैसे घुसेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि किसी के घर में घुसना, खासतौर से VIP घर में घुसना मुश्किल नहीं है। मुश्किल नहीं है। और यदि आपको साइबर स्पेस की जरा सी नॉलेज है तो बहुत आसान है। और मैं टेक्निक नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं चेतावनी जरूर दूंगा। क्योंकि जो चीज़ें मैंने अभी आज तक आपको बताई, यदि आप गौर से उनको समझ लोगे तो समझ जाओगे किसी घर को घुसना मुश्किल नहीं है। इस पर्टिकुलर केस में भले वो यूज़ नहीं होगा क्योंकि ये तो एक अलग तरह का ब्रीच है। आमतौर पर इनके यहाँ सिक्योरिटी प्रॉपर होती है, और जो लोग विलाज में होते हैं उनकी तो अपनी खुद की सिक्योरिटीज़ इतनी टाइट होती हैं। जो लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं उनकी भी सिक्योरिटी होती है। कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जो अपार्टमेंट्स में रहते हैं, उनकी सिक्योरिटी उतनी ही होती है जितनी सोसाइटी की है, उसकी ऊपर नहीं होती। लेकिन वहाँ पर भी चेक इन बैलेंसेस होता है। ऐसे नहीं कोई बंदा आएगा और घुस जाएगा, उसको पूछा जाएगा कहाँ जाना है, और आजकल तो अप्रूवल भी होता है मोबाइल से, तो उतने प्रोसेसेस तो हैं ही। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ ऐसे लोगों की जो बड़े बड़े विलाज में रह रहे हैं, उनके मल्टीपल लेयर ऑफ सिक्योरिटी भी है। उनके घर के अंदर बेडरूम में घुसना आसान है, या उनके वॉशरूम में घूम के मैं आ जाऊँगा। एंड आई हैव चैलेंज्ड इन फ्यू सिचुएशंस। होता क्या है कि देखिए, जो प्रोसेसेस हमने बना रखे हैं, वो प्रोसेसेस कई सारी चीज़ों को लेकर टेस्ट नहीं किए गए। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपके दिमाग में एक साइकोलॉजी है, ह्यूमन दिमाग में, कि यदि बहुत महंगी गाड़ी आ रही ना, BMW या उस लेवल की जगुआर, तो आप शायद जो डिफ़ॉल्ट रिएक्शन होगा आपका ये नहीं होगा कि ये फ्रॉड है। एग्जैक्टली नहीं होगा ना, इसका मिसयूज़ होता है तो आदमी वो लेके आएगा घर में। पहले दूसरा, यदि मैं चाहूँ तो आपके सिक्योरिटी स्टाफ को पहले से इन्फॉर्म कर सकता हूँ कि ये गाड़ी इस नंबर की आ रही है, और वो इन्फॉर्मेशन आपके नंबर से जाएगी उसको। अच्छा, पहले से इन्फॉर्म करें। ओके, शाहरुख खान के नंबर से ही जाएगी, या शाहरुख खान के जो सेक्रेटरी है उसके नंबर से ही जाएगी। उसके स्टाफ को कि फलाना आएगा, उसको बिठा लेना। तो मैं उसकी आवाज़ में भी कॉल करके बता सकता हूँ कि अर्जेंट है, अब इमरजेंसी है, सर अभी बिजी है, उनका एक VIP गेस्ट आ रहा है लंदन से और वो इस गाड़ी में आएगा, नंबर ये है।
अब आपने इतना प्रोसेस बना दिया, नंबर ये है और उसके संग ये हो, तो आदमी को लगा यार इतना झूठ नहीं हो सकता है। सब उसी की आवाज़ में हाँ वैसे नंबर उसके बाद में आएगा, अब वो सिक्योरिटी वाला अलाउ कर देगा, आप गए अंदर बैठे वेट कर रहे हैं, उसके बाद तो आपके हाथ में। और तरीके, मैं पहले जाके रेकी करूं, मैं बाहर गाड़ी लेके वाईफाई हैक करूं और वाईफाई से पहले निकालूं कि इसके घर में कितने लोग हैं, कौन कब आता है, कौन कब जाता है, किस समय कितने लोग नहीं मिलेंगे, कौन कब मिलेगा, तो मुझे पहले से पता है कि ये नहीं है और ये है। अब मैं उसी के हिसाब से स्टोरी बनाऊंगा कि यार मैं तो बाहर हूँ, ये होगा अभी, तो कहे यार इतना इंटरनल डिटेल तो कैसे पता होगा किसी को। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, वो आपको ट्रस्ट बिल्ड करने में मदद करती हैं। कहानी किस हद तक जाएगी ये मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि सर और क्या तरीके क्रिमिनल अभी एक हुआ है, कल के दिन कहूँगे सर आप तरीके बता रहे हो। हमने सिर्फ साइबर एंगल टच किया, हल्का सा साइबर एंगल टच किया कि देखिए कहाँ तक साइबर जा सकता है। और इसलिए ज़रूरी है कि अभी जितनी भी सिक्योरिटी है उनको साइबर एंगल से भी टेस्ट किया जाए या उनको ऑडिट किया जाए, या जो मैं प्रोसेसेस बना सकता हूँ कि ये आप कर देंगे तो उसके बाद नहीं होगा, उसके बाद कुछ नहीं होगा, वो प्रोसेसेस बनाए जाएं। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से इन डिमांड है और ये केस हुआ है, शायद अब लोगों की आंखें खोल दें कि भगवान की कृपा है कि कुछ हुआ नहीं, अदरवाइज़ कुछ भी हो सकता था, बहुत बड़ी चीज़ हो सकती थी। तो मेरे ख्याल से अभी भी समय है कि जो बाकी लोग हैं उनकी सिक्योरिटी को लेकर चीज़ें थोड़ा दुरुस्त हों और ये प्रोसेसेस इंटैक्ट हों। कई बार मैं देखता हूँ कि आप मजाक भी उड़ा देते होंगे, होटल में गए और उन्होंने कहा नीचे एक मिरर लगा दिया और अंदर बैठ के आदमी बोल रहा होता है बम तो यहाँ रखा है। हाँ सर एग्जैक्टली कि तो वहाँ क्या ढूंढ रहा है। लेकिन उनको प्रोसेस बना रखा है कि वहीं देखेंगे, उनको और किसी से मतलब नहीं है, उनको अंदर डैशबोर्ड में क्या कर सकते हैं आप, या उन्होंने कहा डिग्गी खोलिए। डिग्गी सर, डिग्गी में कौन ये रखेगा? दो चीज डिग्गी में रखूंगा मैं, हाँ बिल्कुल वही, नीचे लगा के आ जाऊंगा मैं। लेकिन एक प्रोसेस बने हुए, अब चूंकि सबने उस प्रोसेस को फॉलो किया है तो आपने एक चीज क्रिमिनल को सिखा दी कि यहाँ नहीं लगाना और यहाँ नहीं लगाना, एग्जैक्टली, क्योंकि ये तो चेक होगा। अब तो सूटकेस में ऊपर रख ले तो मैं नहीं देखता। एग्जैक्टली ये देख रहे हो ना आप, ये आप खुद ही वाइप मतलब एक स्टैंडर्ड प्रोसेस बना के, एक तो ये चीज़ें थोड़ा सा डायनेमिक होना चाहिए ताकि पैटर्निंग समझ में ना आए किसी को कि यार ये हो करते क्या है, कब कौन सा चीज़ खुलवा लेता है। यदि आप वाकई सिक्योरिटी को एज ए सिक्योरिटी देखते हो, मैं मानता हूँ कि आज हमारे देश में कई सारी चीज़ें इसलिए सिक्योर हैं क्योंकि ईश्वर की कृपा है। सर बिल्कुल, मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि आप खुद देखते हो कि प्रोसेसेस क्या हैं। आप कॉन्फिडेंस से चले गए उस बिल्डिंग में तो कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब और आप थोड़ा सा ब्लैम लग गए तो वही सिक्योरिटी, अरे रुकिए नाम बताइए कि सोसाइटी, सब पूछ लेगा। अरे भाई 4 लोग अभी घुस गए तो तुमने कुछ नहीं पूछा, और चूंकि मैं प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ तो तुम रॉब दिखा रहे हो। ये होता है, हम सब ने डे टू डे लाइफ में देखा। तो मेरे ख्याल से इन सबको थोड़ा सा बदलने की भी ज़रूरत है। एंड यू आर राइट, ये सही मुद्दा उठाया आपने। फिजिकल सिक्योरिटी का इम्पैक्ट को मतलब साइबर की वजह से बहुत इम्पैक्ट होने वाला है। ऐसी सर मतलब अभी मतलब मान लीजिए 26 जनवरी हुआ, 15 अगस्त हुआ, कुछ भी ऐसा डे आता है सिक्योरिटी बढ़ जाती है। हम लोग जब भी ट्रैवल कर रहे होते हैं तो गाड़ी रोकते हैं, कौन चेकिंग चलती है, तो हम यही कहते हैं गाड़ी में क्या मतलब बाइक रोक रहे हो, बाइक में कौन कुछ ले जा रहा, हमारी गाड़ी रोक रहे हो, इसमें क्या है, जिसको ले जाना वो इस रास्ते से लेके जाएगा। हाँ नहीं, आप इसीलिए क्योंकि आप प्रोसेस का आप एक रूटीन प्रोसेस फॉलो कर रहे हो। देखिए, लेकिन ये चीज़ें चेक होनी चाहिए। देखिए, मैं ये भी नहीं कह रहा, लेकिन इसके लिए भी कुछ एडवांस तरीके हैं। मैं आपको एक डिफरेंस बताता हूँ। आप अभी अपने एयरपोर्ट पे जाते हो तो आपसे ये भी उतरवा लेंगे, वो भी तो सब चेक कराएंगे। आप वहीं लंदन एयरपोर्ट से आप एंटर कीजिए तो वो आपसे एक गेट से कहीं निकल जाइए, तो उन्होंने स्कैनर लगा रखे हैं और वो आपकी फुल बॉडी स्कैन कर लेते हैं। उसके लिए शायद स्पेशल अप्रूवल भी चाहिए होता है, तो वो इफेक्टिव होंगे। तो ऐसे केसेस में कई सारे हैसल से आप बच जाते हो। बहुत सारी चीज़ें वो आपके बैग से निकलवाते हैं, जैसे लैपटॉप अलग निकाल के नहीं रखवाना है, आप पूरा बैग रख दो, वो देख लें। अभी हमारे क्या था, लैपटॉप बाहर निकालो, केबल बाहर निकालो, फिर केबल वापस डालो। ये हैसल से बचा लिया ना उन्होंने रखा, आप रखो, हम कर लेंगे स्कैन, बिल्कुल हमारा स्कैनर निकल। छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट दे कैन इम्प्रूव एफिशिएंसी, दे कैन अवॉइड हैसल, एंड तब शायद ज़्यादा स्ट्रांग फील करेंगे हम। क्योंकि यदि आपका स्कैनर लैपटॉप डाल के नहीं स्कैन कर पा रहा है और निकाल के कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ गैप ऐसा है जो मैं एक्सप्लॉइट कर सकता हूँ। बिल्कुल, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि हर बार आपको केबल दिखी जाती है। तो
आई एम नॉट अगेन, फिर मैं हिंट देने लगूंगा तो फिर लोग कहेंगे एग्जैक्टली। मैं सिर्फ हिंट करूँगी, मैं क्रिमिनल की तरीके से सोचता हूँ। क्रिमिनल हमेशा गैप्स देखता है सिस्टम में कहाँ है और उसी गैप को एक्सप्लॉइट करेगा। आप गैप छोड़ो ही ना। तो और ये लर्न करने के लिए दूसरे देश हैं, उन्हें बहुत कुछ कर रहे हैं, वो लोग बहुत तेज़ी से आगे भी जा रहे हैं। सो आई थिंक वही सर, मतलब कोई अच्छा टेक सेवी क्रिमिनल जिसको कहेंगे, वो सारे ये चीज़ एक्सप्लॉइट करता है और फिर इसी के थ्रू सारे काम हो जाते हैं। वो ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्व करके गैप आइडेंटिफाई कर लेता है। कोई भी ऐसा क्राइम तो हुआ नहीं जिसकी वजह से हम ये कहें कि यार ये बहुत स्कॉलर, पीएचडी स्कॉलर ही कर सकता था, ऐसा कुछ नहीं था। वो हो सकता है अनएजुकेटेड हो, बट उसने वो चीज़ गैप आइडेंटिफाई कर ली, यार ये लोग ना ये नहीं करते। जैसे मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ, अब चूंकि आपने जिक्र किया, हमारी एक ट्रेनिंग चल रही थी, मैं अब बाकी डिटेल नहीं। उसमें क्या होता था कि आप जब ट्रेनिंग को पास करने वाले होते थे तो आपको रेड टीमिंग ऑपरेशन करके दिखाना होता है। रेड टीमिंग ऑपरेशन होता है कि एक बिल्डिंग है और उसमें आपने घुसना है और आपको कोई सिक्योरिटी अप्रूवल नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और वो बिल्डिंग कुछ भी हो सकती है। तो बेसिकली आप टेस्ट करते हो कि क्या उस बिल्डिंग में एंट्री करके कुछ किया जा सकता है और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर तक होके आना है। ओके। तो जहाँ हम लोग खाना खाते थे, उस मैस के जो इंचार्ज थी वो एक लेडी थी और वो बड़ी अपराइट ऑफिसर थी, मतलब ड्रेस में आइए, ऐसा कीजिए, जूते भी होने चाहिए। तो कई बार मैं जैसे बिना उसके पहुंच जाऊं तो वापस भेज देती थी, तो मुझे बड़ा बुरा लगता था। पर धीरे धीरे जब मैं उस रूटीन में आ गया तो मुझे लगा नहीं यार, शी इज़ राइट, फॉलोइंग ए डिसिप्लिन। अब जब वो वाली बारी आई, जब उस एक वो था, एक जेल का आईटी डिपार्टमेंट टाइप का था, मतलब एक जेल है लेकिन उसका आईटी, उसको हमें रेड टीमिंग करना था। साहब इसमें जाना है और किसी सिस्टम को कंप्रोमाइज़ करके आना है। तो हम लोग टीम बना रहे थे, तो हमने मेरे दिमाग में कैसे करेंगे, बोले ऐसा कर दें, फर्जी आईडी बना लेंगे, ये कर लेंगे सारा। पहले आपको रेकी करने को देते हैं, आप देख लीजिए, फिर आपको एक कोड वर्ड दिया जाता है, कल के दिन आप पकड़ गए तो ये कोड वर्ड बोलोगे तो आपको छोड़ देंगे, वरना वहीं पीटोगे आप। उठा के इतना पीटेंगे तो तुरंत बता देना, कभी भी ऐसा लगे कि गड़बड़ हो रही है। लेकिन तो सिस्टम टॉप लेवल को पता होता है, नीचे पता होता है, लेकिन बीच वाले लोगों का ऑडिट हो रहा है, उनको नहीं पता है कि ऐसा कुछ। तो मैंने कहा यार उस लेडी को लेते हैं अपनी टीम में। मैंने क्यों, बोले यार उस लेडी पे कोई डाउट नहीं करेगा और उसको इतना डिसिप्लिन है कि मैं डर जाता हूँ हर बार जब भी जाता हूँ। तो वो तो किसी को भी, तो उसको टीम उसके बातचीत की ऐसा है और उसमें कुछ प्राइज़ बनी थी, तो हमने कहा आपका हिस्सा भी उसमें हुआ, तो मोटिवेटेड हो गई। मैंने प्लान क्या है, मैंने प्लान ये है कि हम उस जो ऑफिस है उसकी कैंटीन है, उसका फूड ऑडिट करेंगे। और हम इस लेडी को भेजेंगे, क्योंकि ये लेडी पूरा मैस वगैरह मैनेज करती है यहाँ की, तो उसको फूड के बारे में पूरी जानकारी। तो ये फूड इंस्पेक्टर बन के जाएगी और वहाँ पर जब जाएगी तो कैंटीन में कमियाँ निकालेगी कि ये नहीं है, वो नहीं, दुनिया भर के। तो घबरा जाएंगे वो लोग, घबरा जाएंगे तो ये बॉस से मिलाने ले जाएंगे। जब ये बॉस से मिलाने ले जाएगी तो मैं इसको पेन ड्राइव देता हूँ, ये किसी तरह वो पेन ड्राइव उस सिस्टम में डाल देगा तो इन्फेक्टेड मैं यहाँ से कंट्रोल कर लूँगा। ये इतना प्रोसेस है। बोले आईडी अभी तो हम फर्जी बना लेते हैं, मतलब वो तो है, लेकिन होता क्या है ना, पूरा प्रोसेस क्या है कि कैसे बायोमेट्रिक चेक होता है, सब होता है। पर बोले तो एक्सटर्नल आदमी है तो इसका तो पास बनेगा, तो हमें एक ऑफिशियल ईमेल पहले भेजनी होगी कि ऐसा इंस्पेक्शन होने वाला है। ओके, हाँ सर, पहले तभी होगा। ठीक है साहब, तो वो स्पूफ ईमेल हो सकती है। तो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, प्लीज़ मिसयूज मत करना। ये सब किया गया साहब, बैठ गए, ऑडिट किया करना था। हम लोग उस ऑफिस के बाहर एक रेस्टोरेंट में बैठ गए, लैपटॉप लेके, जैसे पेन ड्राइव लगेगी हमें अलर्ट आएगा और एक गाड़ी से उसको छुड़वा दिया कि हम लोग अलग हैं, वो अलग है। लेडी गई, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, हम लोग घबरा गए। हमने कहा इसको तो गोली ना मार दियो, अभी तक क्यों नहीं आई। 1.5 घंटा हो गया साहब, 2 घंटा हो गया। अब हमने कहा यार चल के देख लेते हैं। तो हम लोग पहुँचे 2 घंटे बाद वहाँ पे, तो बड़े 2-4 लोग उसको छोड़ने आ रहे हैं गेट से बाहर और लेडी आ रही है बड़े हंस के। मैंने ये क्या हो गया भाई, बाहर तक छोड़े। और मैंने फिर उससे कहा भाई क्या हुआ क्या। अच्छा, इस बीच अलर्ट आ गया मेरे लैपटॉप पे। जैसे अलर्ट आया और लेकिन लेडी नहीं आ रही, अलर्ट आ गया है तो मतलब सिस्टम तो कंप्रोमाइज़ हो गया। मैंने कहा अब पकड़ी गई है। तो उसके बाद जब 1 घंटे तक भी नहीं आई तो हम लोग गए उसको, क्योंकि हमारा काम तो हो गया था, अब तो रेस्क्यू कर ले। लेडी हंसते हुए बाहर आ रही है। तो उससे जब हमने बातचीत की तो उसने कहा देखो हुआ क्या। बोले मैं पहुंची तो सिक्योरिटी को इन्फॉर्म था, क्योंकि ईमेल आ गई थी, तो पास बन गया। एंड आई शोड क्या, मैं फूड इंस्पेक्टर। तो वो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हुए। फिर वो लेके अंदर गए और रिसेप्शन में बिठाया, देन
उनका जो जनरल मैनेजर था, हेड, वो उसको बुलाया कि ये फूड इंस्पेक्शन के लिए कोई आया है गवर्नमेंट से। तो ठीक है आप चलिए। अच्छा, ये जैसे अंदर जाने लगा, उन्होंने इनको चूंकि मेल आ गई तो दे हैड फिक्स फ्यू थिंग्स, वो तो दिख ही रही थी, लेकिन उसकी नज़र तेज थी तो उसने कहा ये ठीक नहीं है, ये हीटेड नहीं है, इसका टेम्परेचर ठीक नहीं है, क्लीन नहीं है, हाइजीन नहीं है। उसने कुछ चेकलिस्ट वाले मैंने बनाने शुरू कर दी और नोट करते जा रही। और इसकी ये पेनल्टी वो थोड़ा सा वो लॉ वो भी पढ़ी थी तो उसने बता दिया। अब वो घबराना शुरू हुआ, उसको लगा ये तो आज तो उसने कहा मैडम आप 2 मिनट रुकिए, मैं आपको पहले आपको चाय पिका। नाले कोई चाय पाई नहीं। वो भाग के गया, उसने बॉस को ले आया। बॉस ने कहा पहले बैठिए ना, बैठ के बात करते हैं, ऐसा करता है वही जो जैसा होता है नॉर्मली, वो बैठ के बात की। तो बोले जैसे ही वो बैठ के सामने बैठा हुआ था, इतने में उसका एक कॉल आ गया। दैट वाज द टाइम मैंने बोले पेन ड्राइव निकाली और उसके पीसी में पीछे पीसी का मॉनिटर, वो जो सीपीयू था पीछे रखा हुआ था, उसमें लगा दी तो अलर्ट आ गया। अब वो वापस आया और वो आया, उसने खाने का बहुत सारा ऑर्डर कर दिया कि हमारे उसमें बना है और आप ये खाइए। तो बोले हमने आराम से खाया पिया और उसके बाद हमने बातचीत की। तो उसका कॉलेज और मेरा कॉलेज एक ही निकल आया। तो हमने वैसी बातें कर ली। तो इट टुक सो मच टाइम एंड देन इवेंचुअली वो छोड़ने आया बाहर। अब इस पूरे प्रोसेस में देखिए, इट वॉज सो ईजी टू एंटर इनटू अ बिल्डिंग विच इज सो सेंसिटिव। और फिर हमने रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट के बेस पर चीज़ें फिक्स हुई कि भाई कल के दिन कुछ भी ऐसा हो, इमरजेंसी दिखा के कोई भी ऐसा फ़ायदा ना उठा पाए। सो ये रेड टीमिंग ऑपरेशन अब जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं या गवर्नमेंट, उनके यहाँ ये मैंडेटरी हो गया ऑडिटिंग, कि आपको करना पड़ेगा ऑडिट। और ये ऑडिट करके देखा जाता है कि उनकी सिक्योरिटीज़ उतनी टाइट है कि नहीं। प्राइवेट बिल्डिंग्स में भी नहीं होता है, वो अभी भी उसी ढर्रे पे चल रहे हैं कि तुम्हारा मोबाइल नंबर ले लेंगे, आईडी देख लेंगे तो सब ठीक है। अरे जो बंदा अंदर आएगा वो अपना आईडी लेके आएगा वो अपना मोबाइल नंबर देगा तुम्हें, तुमने कौन सा ओटीपी डाल के चेक कर लिया। मतलब बहुत सारे लूपहोल्स कई बार होते हैं दैट टाइम। फाइन सर, आपने अभी 2 चीज़ बताई जो मेरे को स्ट्राइक करी। एक तो आपने बताया कि आप कॉल करेंगे, जैसे आप बता रहे किसी सर्विस। आप क्यों बता रहे हो सबको? बता दिया, देख लेंगे, रिपीट करके प्ले करके देख लेंगे। अब इतना एक्सप्लिसिटली नहीं बताना है। ओके, कि स्पूफ कॉल करेंगे किसी को और यहाँ पे स्पूफ ईमेल भेजेंगे। तो ये 2 चीज़ ऐसी हैं कि मतलब इसको तो आइडेंटिफाई अगर हो, मतलब किसी को 1% भी शक नहीं जा सकता, क्योंकि वही ईमेल आईडी होगी और वही नंबर होगा। तो ये तो ऐसी इसीलिए चीज़ तो है। मुझे पहले से ट्रेनिंग देनी होती है, सिक्योरिटी स्टाफ की स्पेशल ट्रेनिंग होती है। अभी मैं आपके ऑफिस में आया, आपने यहाँ से एक ईमेल की और उससे पहले मैंने उसकी टेस्टिंग की, और आपकी ईमेल से पहले वो ऑलमोस्ट कन्विंस था मेरी बात से कि मैं उसका कॉन्फिडेंस टेस्ट कर रहा था। तो उसने कहा ठीक है सर आप चाहिए। मैंने कहा वो तो आ ही जाएगी, ईमेल नहीं आएगी तो। मैंने कहा रिकॉर्डिंग नहीं होगी। मतलब एक पासपोर्ट में टप्पा ही लेगा तो तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा। मतलब ये वाला डायलॉग मैंने बोला तो वो गारंटी सरेंडर हो गया। तो मैं यार देखिए, हर प्रोसेस तोड़ा तो जा सकता है। आपका कॉन्फिडेंस, कन्विक्शन, क्योंकि उसको पता है यार इतने कॉन्फिडेंस से आदमी बोल रहा है, ऐसे तो ना बोल रहा होगा। तो और मैंने कहा मैं तो गाड़ी से आने वाला था, अभी टैक्सी से आ गया, उसके लिए नंबर दिया होगा आपको। मैंने 4 चीज़ें बता दी उसको, तो उसको लगा लॉजिकल तो बोल रहा है कि यदि ये टैक्सी से अचानक आए। हर जगह लूप होल है। कई बार मैं आ भी गया हूँ। ऐसा नहीं है कि दिस वॉज फर्स्ट टाइम। तो है तो सिस्टम में कहीं ना कहीं लूप होल जो हमें फिक्स करने हैं। मैं सिक्योरिटी को रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं ये टेस्ट इसलिए करता रहता हूँ कि मुझे भी तो पता रहे कि यार कहाँ आदमी गिव अप करता है। एग्जैक्टली। तो जब मैं सिक्योरिटी वालों को ट्रेनिंग देता हूँ तब ये बताता हूँ सर वो पॉइंट आप हाईलाइट करके हाँ, कि देखो जब मेल आती है ना, क्या क्या चीज़ें तुरंत नोटिस करनी है। टक से कि ऑन बिहाफ ऑफ तो नहीं है ऊपर, देखिए उसमें हेडर में क्या लिखा होगा। छोटे से 2 सेकंड लगता है देखने, फिर आप क्लियर हो जाएंगे। सर स्पूफ कॉल वगैरह, इसका भी कोई आइडेंटिफिकेशन होती है इन सब चीज़ों की? देखिए नॉर्मली क्या होता है कि मैं हमेशा ये एडवाइस करता हूँ, और फिक्स भी यहीं करा लेंगे आप, कि यदि आपको कभी कुछ ऐसा अनयूजुअल कॉल आ ही गया, खासतौर से सिक्योरिटी, तो तुरंत कॉल बैक करें। ओके, कॉल बैक करें कि सर आपने भी ये बोला था, इतना तो कर ही सकते ना। ठीक है, बात खत्म हुई, क्लोज हो गया लूप। लूप जब तक क्लोज ना हो तब तक अप्रूवल ना दें। लूप क्लोज होना चाहिए। यदि आपको कॉल आ रहा है तो कॉल बैक भी तो होगा। बिल्कुल सर एक कॉल काटा टक से, तो मैंने प्रोसेस बनवा दिया हर सिक्योरिटी वालों के कि जब भी आपको यदि कॉल पे कोई ऐसा अर्जेंसी आ रही है वो जरा अलाउ कर देना उनको, तो कॉल बैक जरूर कर देना। ठीक है सर, ऐसा ही कुछ पैसे से रिलेटेड हो गया, कोई कह रहे हैं भाई इतने पैसे डाल दो, कॉल बैक करके पता कर लिया जाए। हमेशा इतनी सी बात है, फिक्स हो जाता है। लेकिन वही कितनी बड़ी बात है, यदि आपने नहीं किया कॉल बैक तो कुछ भी हो सकता है। सुपरस्टार के घर में कोई घुस जाएगा। एग्जैक्टली। लेकिन मैंने एक प्रोसेस बनवा दिया, फिक्स है मामला।
तो बनवाना प्रोसेस कहाँ कहाँ लूप होल्स हैं, यही मेरा काम है। और वो चूंकि मैं डे टू डे क्राइम्स देख रहा हूँ तो मुझे पता है क्रिमिनल क्या क्या एक्सप्लॉइट कर रहा है। सर एक कमेंट आया था कि आपकी जो सीरीज है क्राइम ऑनलाइन कि उसका दूसरा सीजन कब आ रहा है, लोग वेट तो ये मैं रिक्वेस्ट है आप लोगों की कि ये फ्राइडे फिल्म वर्क्स नीरज पांडे जी ने बनाई थी, जो थ्रिलर के लिए जाने जाते हैं, और अमेज़ॉन प्राइम पर है। अब अमेज़ॉन प्राइम और उनके बीच में क्या बातचीत चल रही है जिस वजह से डिले है, मैं तो काफ़ी पुश कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग नीचे भर भर के कमेंट कीजिए अमेज़ॉन के जो वो चैनल है उस पर भी कि भाई सीज़न 2 चाहिए किसी भी कीमत पर, तो आ जाएगा। इट्स ऑल देयर प्रायोरिटीज़, दैट्स इट। आना तो है ही, लेकिन वो कब आएगा। इसके अलावा एक वेब सीरीज़ और बन रही है जो हॉटस्टार पे आएगी, जो राजकुमार ईरानी सर बना रहे हैं, वो आएगी और वो भी बहुत अच्छी है, ज़बरदस्त। उसका मैं कहूँगा कि आप लोग मतलब वर्ल्ड कप की तरह इंतज़ार कीजिए, क्योंकि बहुत अच्छी वेब सीरीज़ बनने वाली है। बिल्कुल सर, मतलब जब आएगी तो आप स्पेशली मैं उसके लिए स्पेशल शो भी करूँगा, बताऊँगा। अभी डिटेल मेरे लिए अलाउड नहीं है बताना, बट वो भी आएगी। और एक फिल्म भी हम बना रहे हैं, वो भी आने वाली है। और इसके अलावा हमेशा बताता हूँ भाई, दूरदर्शन पर शो आता है सुबह, संडे सुबह 9 बजे, शाम को 9 बजे, वो ज़रूर देखें। साइबर क्राइम की दुनिया बच के रहना, ये भी बहुत अच्छा शो है, क्योंकि इसमें नॉलेज भर भर के मैं दे रहा हूँ। फाइन सर, एक कमेंट और है। सतीश कुमार कहते हैं मैं रात को 2 बजे काम से आने के बाद ही आपका पूरा पॉडकास्ट देख पाता हूँ और मैं देखता हूँ, वेरी इंटरेस्टिंग, थैंक्स। रात को 2 बजे के बाद। थैंक यू सतीश जी, थैंक यू सो मच, लव यू। क्योंकि 2 घंटे कोई फिल्म बैठ के नहीं देख पाता, आपने पॉडकास्ट देखा वो भी काम से आने के बाद, डेफिनेटली आपको कुछ अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फाइन सर, एक कमेंट और है। ओएस अली काजी, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, प्लीज़ हमारे लिए भी कोई कोर्स लॉन्च करें सर, जिसको हम लीगल तौर पे यूज़ कर सकें। नहीं, मैं लीगली सारी चीज़ें करूँगा, मैं कुछ इलीगल नहीं बताने वाला हूँ। और हो सकता है कि पाकिस्तान के लॉ अलग हों, कुछ सेक्शंस अलग हों, लेकिन जो चीज़ें हैं, इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेसेस हैं, वो सेम ही होते हैं। तो जो भी कोर्स होगा, यदि आपने वो फॉर्म भरा है, एक लिंक हमने अभी सर्कुलेट करना है, लिंक डाल तो देंगे आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें 3 लेवल के कोर्सेज होंगे। अभी पहले लेवल पे तो हम बताएंगे कि बचना कैसे है और हेल्प कैसे किसी की करनी है, फिर डीप इन्वेस्टिगेशन की ओर जाएंगे। लेकिन क्योंकि कोई चीज़ तुरंत नहीं सारी चीज़ें सीखी जा सकती, सो मुझे भी थोड़ा स्लोली आपको अपग्रेड करना होगा। अभी अच्छी चीज़ है कि बहुत सारे लोगों ने मुझे मेल किया और इन्वेस्टिगेटिव इनपुट्स लिए कि सर ऐसी सिचुएशन में क्या करें, वैसी सिचुएशन में क्या करें। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने वो केस वर्कआउट कर लिया। खुद ही किसी लड़की को कोई परेशान कर रहा था, कोई ई-कॉमर्स का पोर्टल था, मैंने कहा मूवी आर्मर से स्कैन करो, देखो क्या रिपोर्ट है, भेजो मुझे। उसने बताया सर ये, तो तुरंत वो वर्कआउट हो गया। तो ऐसी चीज़ें पहले लेवल पर होंगी सारी, और उसके बाद हम डीप डाइव करेंगे। जो डार्क वेब इन्वेस्टिगेशन है वो लेवल 3 में जाएगा। लेकिन वेट कीजिए, पहले एक बार सारा डेटा कंसोलिडेट हो जाए, फिर हम आपको एक प्लान देंगे और उसके हिसाब से ट्रेडिंग होगी। फाइन सर, एक और कमेंट लेते हैं। इसमें कोई साकिब है, वो लिखते हैं मुझे लोन के माध्यम से कॉल आया था कि सर आपको लोन ऑफ़र है, आपको कितने का लोन चाहिए, और मैंने आपके पॉडकास्ट देखे हैं तो मैंने कहा कि मुझे 200 करोड़ का लोन चाहिए। और उस मैडम ने कहा कि हम आपको लिंक भेज रहे हैं, आप APK डाउनलोड कर लो, उसमें बता दो कि लोन चाहिए कि नहीं, और कॉल काट दी। देखा वो APK, देखो उसने 200 करोड़ पर भी एग्जैक्टली गिव अप नहीं किया उस लेडी ने। वो APK भेजी उसने भेजी APK, देखो कर लो, 200 करोड़ भी मिल जाएगा। पंकज मुंडे वो कह रहे हैं ट्रस्ट मी सर, you both are doing great work. I just watched one short video and then I saw the quality of content and I am watching your every video. I have enhanced security aspects of my family. Thanks a ton. Keep spreading awareness like this. You are gem. थैंक यू सो मच पंकज। सर ऐसे कमेंट्स मतलब इतने भर भर के हैं। और एक कमेंट और है सर, ये कोई इनका नाम जमान आलज कुछ ऐसा कुछ नाम है उनका। वो कह रहे हैं सर आज ही मेरे भाई को जो BSF में पोस्टेड हैं, उनके ग्रुप में किसी ने SBI के नाम से APK डाला और जिन जिन ने टच किया मतलब क्लिक किया, सबके पैसे यूनो ऐप से चले गए। कल्प्रिट ने पैसे ATM से निकाले कैश, यूनो ऐप से परमिशन ग्रांट किया और ATM में जाकर कैश विड्रॉल हो गया। मैंने उनको आपके सारे फिर वीडियो देखने को बोला ताकि कभी वापस से ऐसी गलती ना हो। वेरी गुड। तो सर मतलब ऐसा हो जाता है कि मतलब कि कोई ऐप का लिंक डाला और फिर उसके मतलब अकाउंट से सारे पैसे ATM से भी निकल जाएंगे? मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यदि कोई अप्रूवल ले लिया उसने
एटीएम में होता है क्या वो सर, मोबाइल हो वाला सकता- पेमेंट सिस्टम आप डाला है ना हाँ, कि सर, बिना आजकल कार्ड तो के हो भी गया होता सर, है, बिना कार्ड के भी आ जाता तो उससे निकले होंगे। वह जो मोबाइल वाला सिस्टम है उसने नंबर डाला होगा और वो एक्चुअली यूपीआई विड्रॉल टाइप की सिस्टम एग्जैक्टली। है, हाँ सर, तो यहाँ से आपने अप्रूवल दे दिया जैसे है तो वो हो गया और वहाँ होगा। से कैश कुछ हुआ निकाल डेफिनेटली हो सकता है। फाइन सर। Abdul Khalid, hello Ayaz bhai, this is Khalid from Delhi. My question to Amit sir is, have you ever got such a situation in your life that while you're solving a case, you felt that you're about to solve a case but the hacker came to know about it and he escaped? कई बार कई बार होता है ऐसा कि ये सब कैश जो सिचुएशन है ना, कि हम भी कई बार पेशेंस खो देते हैं। पेशेंस रखेंगे तो शायद उसको नहीं पता पड़े, पर हम उसको ज़्यादा चांसेस देंगे तो उसको समझ में आ जाएगा कि ये तो ट्रैप किया जा रहा है और वो बच के भाग जाएगा। फाइन सर। एक महारतन कोई वो कह रहे हैं, अमित सर कसम से आज तक गर्लफ्रेंड को भी फॉलो नहीं किया मैंने इंस्टा पे, लेकिन आपको किया है। रतन क्या नाम है? महारतन इनकी आईडी है। महारतन जी, थैंक यू सो मच। लेकिन क्योंकि आपकी प्राइवेसी अवेयरनेस क्या होता है सिखा दिया आपने, जो अप्लाई मैंने किया है। ना खुद के साथ स्कैम होने दूंगा, ना आसपास किसी को होने दूंगा। वेरी गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक है कुमार अभिजीत, वो कह रहे हैं सेव्ड बिकॉज ऑफ यू। थैंक यू सर। मतलब Thank you, इन्होंने अभिजीत लिखा जी। नहीं कि हुआ क्या, लेकिन उन्होंने लिखा Thank you, अभिजीत। सेव्ड बिकॉज ऑफ यू। एक है संतोष, वो लिख रहे हैं थैंक्स फॉर अवेयरनेस, आपकी वीडियो की वजह से बहुत हेल्प हुई मेरी। लास्ट टाइम मुझे एक फ्रॉड कॉल आया था, मुझे ओटीपी मांगने लगा लेकिन मैंने नहीं दिया, तो उसके बाद उसका कॉल नहीं आया। क्या कहते हैं, उसके बाद उसका फिर कॉल आया, मैंने दोबारा उसको कुछ नहीं दिया, तो इसकी वजह से मतलब मेरी जान बच गई। मतलब ऐसे बहुत कमेंट है सर, मतलब थोड़ा लिखते हुए वो ऊपर नीचे हो जा रहा है इनका, लेकिन बहुत सारे ऐसे फेडिक्स कोरियर वाले बहुत सारे कॉल आ रहे हैं, और उसमें भी लिख रहे हैं कि हम बच गए, हमने 9 नहीं दबाते। अपार्ट फ्रॉम साइबर अवेयरनेस, द फिलोसफी ऑफ लाइफ इज टू मोटिवेटिंग फ्रॉम दुबे सर। थैंक्स अमित दवे। थैंक यू सो मच। काफ़ी सारे लोग हैं जो लिख रहे हैं ना कि आपने जो हैक वाली चीज़ बता रहे हैं वो तो बता ही रहे, लेकिन जो ये लाइफ का एस्पेक्ट टच कर रहे हैं सर, इसको भी और टच करें, लोग ये बोल रहे हैं। देखिए, मैं अंदर से बहुत स्पिरिचुअल इंसान हूँ, तो मैं हर चीज़ का कारण ढूंढता रहता हूँ। यदि हम यहाँ बैठे भी हैं और ये कर भी रहे हैं तो इसके पीछे कोई बहुत बड़ा उद्देश्य होता है, या दो लोग जब मिलते भी हैं तो उसके पीछे कोई उद्देश्य होता है। तो वो जब आप ढूंढने की कोशिश करते हो तो आप उस प्रोसेस में बहुत कुछ सीख जाते हो। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, अभी चूँकि आपने जिक्र कर दिया, मैं आईटी खड़गपुर में था और 2002 पास आउट हूँ, तो हम लोग कैंपस प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे थे और हमारी जो ड्रीम कंपनी थी वो थी ह्यूक्स सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ह्यूक्स डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग की जानी मानी कंपनी थी और मैं डीएसपी का मास्टर आदमी था, मतलब, और डीएसपी बहुत कठिन सब्जेक्ट समझा जाता था कि यार इसमें मास्टरी करना मुश्किल है। अब मैंने कर रखी थी तो मुझे लगा यार ये कंपनी सर मेरे लिए है और मैं इसमें सेलेक्ट होऊंगा और देखो ये बढ़िया सैलरी मिलने वाली है। तो मैंने दिया उसका टेस्ट, मैं रिटन टेस्ट भी क्लियर नहीं कर पाया। मैं बड़ा परेशान, नहीं, मैं रिटन टेस्ट कर लिया और मुझे इंटरव्यू में वेटिंग में डाल दिया। तो उन्होंने सिर्फ 2 लोग लिए उस साल, तो मेरा साथ का एक लड़का था वो ले लिया, एक और ले लिया और मुझे 3rd पे डाल दिया। तो मैं बड़ा परेशान, मैंने कहा यार ये तो मेरे लिए कभी कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया। उसके बाद जिस कंपनी में बैठूँ मैं रिटर्न ही ना निकाल पाऊँ। 1 हो गई, 2 हो गई, इंटेल आई, गूगल आई, फेसबुक हो गई, कुछ भी नहीं हो रहा। फेसबुक तो नहीं थी उस समय, गूगल था और भी थी। तो ये सब आई जो सेमीकंडक्टर कंपनीज है मेनली। जब नहीं हुआ तो और कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया। मैंने कहा यार जबकि मुझे टॉपर में समझा जा रहा है और ये तो ऐसा हो गया। फिर सैमसंग आती है और सैमसंग 22 लोग सेलेक्ट करती है और मेरा उसमें सिलेक्शन हो जाता है। तो वो सैमसंग का पहला बैच था और सैमसंग उस समय मोबाइल मार्केट में थी ही नहीं, दे वर स्टार्टिंग। तो मोबाइल डिवीज़न था उनका नया, तो उसमें उन्होंने सबसे पहले आईटी से वो लोग उठाए थे। और सैमसंग को मुझसे काम कराना था जावा पे, एंड आई हेट जावा। मतलब मुझे लगा टीएसपी का आदमी है, उसमें जावा से प्रोग्रामिंग सिखाओगे। तो जब पहले दिन मैं गया वहाँ पर तो उन्होंने कहा 1 महीने की आपकी ट्रेनिंग होगी, बाकायदा होटल 5 स्टार वगैरह में उन्होंने जो प्रोग्राम स्टार्टिंग होता है ना, इंडक्शन प्रोग्राम, उसमें स्टे दिया था। बोले हर दिन आपका एक टेस्ट होगा, उस टेस्ट में यदि आप 60% से कम नंबर आए, 70%,
तो आपको उसी दिन पिंक स्लिप दे देंगे कि थैंक यू सो मच, यू डोंट डिजर्व सैमसंग। तो हम लोगों के जो सारे लड़के थे सबका मुंह ऐसा हो गया कि हम तो घर में मिठाइयाँ बांटा है ऐसे कैसे यार, और हम तो आईटी के ऐसे कैसे निकालते। पर उसके बाद हर दिन हम इतना सीरियसली पढ़ते थे कि मुझे पता नहीं कि मैं किस होटल में रुका था, उसमें क्या खाने को मिलता था, क्या था फैसिलिटी। सुबह डॉट पहुंच जाते थे, पढ़ते थे और वो पास होके किसी तरह निकलते थे। 1-2 एग्जाम में मैं फेल भी हो गया, मतलब उतने नंबर नहीं आए, जैसे जावा था शायद, जावा में फेल हो गया। तो मैं शाम तक मेरा दिल ऐसे ऐसे कि बस आज तो बाय बाय होने वाली है। तो कुछ नहीं हुआ, अगले दिन फिर वो ट्रेनिंग हुई। मैं कहा यार ऐसे कैसे छोड़ दिया उन्होंने और क्यों पढ़ा रहे हैं, जब निकालना ही है तब छोड़ दो भाई। महीना भर खत्म हुआ तो एचआर ने हमें आके बताया, बोले देखो यदि हमें उस दिन ये नहीं बोलते ना तुम्हें, तो तुम सब स्मार्ट ओवर स्मार्ट लोग एग्जैक्टली कोई पढ़ाई नहीं आईटी के लोग सोचते अब तो हम पढ़ के आ गए आईटी से, कोई मतलब नहीं जिंदगी में। चूंकि हमने वो बोल दिया तो अब सब ने चुपचाप पढ़ाई की पास किया। तो हमें तो पता था कि कुछ लोग फेल होंगे, लेकिन ये उस समय जो चीज़ मुझे लग रही थी कि आई एम गोइंग थ्रू द हार्ड फेस ऑफ टाइम। जो लड़का ह्यूक्स में सिलेक्ट हुआ था, ह्यूक्स ने उसको ज्वाइनिंग ही नहीं दी, दोनों को नहीं मिली। मैं बेंगलोर में गया और वो बंदा डीआरडीओ किसी तरह सारी, उस समय तो कैंपस पूरा हो गया था तो उसकी कोई जॉब नहीं लगी, और उसके बाद वो डीआरडीओ में ज्वाइन लिया, फिर वो किसी और कंपनी के थ्रू सेटल हुआ। तो कई बार जो चीज़ आपकी लाइफ की सबसे बुरी दिख रही होती है आपको, जब मैंने उसके बाद रियलाइज़ किया, मैंने कहा सबसे बेस्ट चीज़ थी। एग्जैक्टली यदि उस दिन मुझे हो गया होता और मुझे ज्वाइनिंग नहीं मिलती तो मैं ज़्यादा डिप्रेशन में होता कि यार पूरे कैंपस हो गया, अब मैं क्या करूं। क्योंकि मैं डीआरडीओ छोड़ के गया था, मेरी लग चुकी थी नौकरी, मैंने कहा मुझे वापस वहीं आना था, तो फिर मैं तो ये सारी लाइफ हर बार आपको ऐसा दिखाएगा, एंड इट हैज़ हैपेंड मल्टीपल टाइम्स, कि जब मैं बिल्कुल लगा कि यार वाई दिस इज़ ओनली, मतलब मेरे संग ही क्यों हो रही है चीज़। और उसके बाद जब मैं 1 साल बाद 1.5 साल बाद रियलाइज़ किया, मैंने कहा यार ये तो बेस्ट थी। एग्जैक्टली सो ये लाइफ ऐसी ही है, कभी भी इसको लेकर इतना सीरियस मत हो जाना कि ऐसा लगने लगे कि लाइफ इम्पोर्टेंट नहीं है। क्योंकि लोग बिल्कुल आजकल की जनरेशन में देखा है बहुत फिजिल है। हर यदि कुछ भी गलत हो रहा है आपके संग या कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, तो आप ध्यान देना कि आपको उससे बहुत बड़ा कुछ आगे मिलने वाला है, ये होगा। द ओनली थिंग इज़ आपको थोड़ा पेशेंस और परसिवरेंस रखना पड़ेगा। फाइन सर, एक कमेंट और लेते हैं। ओनकार लिख रहे हैं, वो लिखते हैं जस्ट फिनिश्ड ऑल 10 वीडियोस, 10 एपिसोड उन्होंने हमारे देखे। थैंक यू सो मच फॉर द इन्फॉर्मेशन, दिस गोइंग टू हेल्प मैनी पीपल, आई एम शेयरिंग एंड सर्टनली कंटिन्यू टू स्पेंड दिस टू मोस्ट ऑफ द पीपल। फिर आगे लिखते हैं जस्ट वांटेड टू शेयर वन इंसिडेंट, 4 to 5 days back my friend was about to get scammed by stock market app. This is well known story about Infosys and Reliance Morph video. So he asked me about this and I told him not to pay anything. I feel so happy about this and I can imagine how great you will be feeling after helping so many souls. Please do continue your work. Many thanks. थैंक यू सो मच। सर ये भी लिख रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट ही वाज अबाउट टू पे और इनकी वजह से उसने पे नहीं किया। और ऐसे वीडियो बहुत चल रहे हैं। बिल्कुल मैं देखे वो इलॉन मस्क से लेकर मुकेश अंबानी तक सबके फ्रॉड वीडियो एआई जनरेटेड, कि आप इस शेयर में इन्वेस्ट कर दीजिए, ये कर दीजिए, सब चल रहा है। तो ये बहुत बहुत बड़ी लर्निंग है मेरे ख्याल से, और ये सबको जानना ज़रूरी है कि आप तुरंत इन्फ्लुएंस ना हो जाएं किसी वीडियो से, किसी ऑडियो से, किसी ग्राफिक से। टेस्टिंग कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया। बिल्कुल। एक और है सुफियान अली, आई एम फ्रॉम कराची पाकिस्तान, आई ऑलवेज वेट फॉर योर न्यू पॉडकास्ट। थैंक यू। पाकिस्तान में बहुत फैंस हो रहा है। एक कमेंट तो मैंने देखा किसी ने लिखा कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, फिर दूसरा बंदा तो फ्रॉम वेयर इन पाकिस्तान, पंजाब, आई एम आल्सो फ्रॉम पंजाब। बगल बगल के लोग तो मतलब ऐसा तो कुछ एक ग्राउंड इवन पाकिस्तान में भी कर लिया। एग्जैक्टली। एक है माई ब्रेन कैफ़े, इन्होंने आईडी कुछ बनाई हुई यूट्यूब पे। हेलो सर, आई एम जस्ट अ सिंपल होम मेकर एंड आफ्टर लिसनिंग बोथ ऑफ यू आई फील मैं कभी साइबर क्राइम से बच सकती हूँ। अमित सर की कॉम्प्लिकेटेड इशू को इतना शालीनता से समझाना है जस्ट माइंड ब्लोइंग। थैंक यू सो मच फॉर बोथ ऑफ यू। मैं सभी 11 पॉडकास्ट पूरे सुने मेरे, सुपर, थैंक यू, हार्ट बना रहे। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। फाइन सर, अभी आगे कमेंट कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक चीज़ और मेरे जहन में आई। अभी जैसे आपने बात किया कि सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, मैंने देखा कहीं अभी 8 पे कमीशन से रिलेटेड कोई अनाउंसमेंट आया था गवर्नमेंट का।
अब वो चीज़ ऐसी है, लोग बहुत वेट करते हैं जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, तो उसके नाम से व्हाट्सएप पे लोगों को मैसेज आ रहे हैं कि जी 8 पे कमीशन के लिए ये लिंक है, यहाँ पे आप फॉर्म भर दीजिए और यहाँ से काम हो जाएगा। उसके लिए थोड़ा सा मैं चाहूँगा आप लोगों को बताएं, क्योंकि ऐसे स्टेटस भी मैंने देखे जिस पे लिखा हुआ था कि भाई ये लिंक है, और फिर मैंने भी उनको बताया, मैंने कहा भाई ऐसा कोई लिंक नहीं है। देखिए, ये बड़ी जनरल टेक्निक है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो न्यूज़ में है, चल रही है, उसी को रेफरेंस बनाकर आपको ट्रैप किया जाए। अब न्यूज़ में मान लो एक वीडियो चल गया IIT बाबा, वो भी यूज़ हो जाएगा। उनका ये देखिए अभी उनका कुछ वेबसाइट मिल गया, और आप चूँकि आप इतना क्यूरियस हो उस मुद्दे को लेकर के हर वीडियो देख रहे हो, तो वो शायद उसमें फंस भी जाओ। न्यूज़ में चल गया कि ये 8 पे कमीशन आ रहा है और सरकार तो सैलरी बढ़ जाएगी, ये देखिए कितनी बढ़ेगी किसकी सैलरी। सिर्फ इतना भी होगा ना तो भी लोग देख लेंगे कि भाई पता नहीं कितना DA बढ़ने वाला है। न्यूज़ में आ गया कि IPL से रिलेटेड कुछ, अब जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो फॉलो तुरंत कर लेते हैं। तो आपकी क्यूरियोसिटी, जो मैं हमेशा बोलता था कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के अलावा एक और वल्नरेबिलिटी जो इंसान की इस समय सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट होती है, वो है आपकी क्यूरियोसिटी, उत्सुकता। क्योंकि आप हर चीज़ जानने को उत्सुक हो, आप फंस जाते हो। तो कई बार आपको वो भी रेजिस्ट करनी पड़ेगी कि भाई क्या मैं इसको चेक कर लूँ एक बार। ख़ास तौर से यदि वो APK फाइल है, ख़ास तौर से यदि वो कई बार फ्लैश फाइल के थ्रू भी वायरसेस इंस्टॉल हो जाते हैं, तो यदि फाइल का एक्सटेंशन गड़बड़ दिख रहा है तो बिल्कुल भी क्लिक ना करें, क्योंकि आप कुछ ना कुछ गड़बड़ कर लेंगे। लेकिन आप इतने क्यूरियस होते हो, जैसे मैं आपको वीडियो भेज दिया कि आज भाई ये देखिए बिल्कुल कुछ ऐसा वीडियो, और आपने उसको क्लिक किया, अब वो प्ले नहीं हो रहा है, उसमें एक पॉपअप आ गया कि इस वीडियो को प्ले करने के लिए ये प्लेयर इंस्टॉल करें। तो आपको लगा हाँ ये तो लॉजिकल है, अब नहीं हो रहा होगा तो आप उसको इंस्टॉल कर लोगे। वो वीडियो आप चलाओगे, वो कुछ है ही नहीं और आप भूल गए बात। लेकिन वो जो प्लेयर इंस्टॉल किया वो प्लेयर भी नहीं है, एग्जैक्टली वो वायरस है वो। आप तो ऐसा भी है। फिर अभी फेसबुक पे मैसेज आते हैं, उसको आप क्लिक करो, या व्हाट्सएप पे भी आते हैं, क्लिक करोगे तो फेसबुक में खुलता है। ओके और फिर वहाँ से रीरूट होकर वो एक वेबसाइट पे खुलता है, और उस पर जाओगे तो वहाँ पर वो फिर कुछ इंस्टॉलेशन तक लेके जाएगा, या तो वो उसमें कुछ पोर्नोग्राफिक कंटेंट देखने लगेगा या कुछ इंस्टॉलेशन के लिए लेके जाएगा। वो आपको वहाँ पर जाके हुक करके क्यूरियोसिटी बिल्ड कर देगा, एंड देन वंस यू क्लिक ओवर देयर, तब आपका फ़ोन कंप्रोमाइज़ होगा। तो ये भी मैं कल परसों एक पैटर्न देख रहा था, ये भी चल आ गया कि मल्टीपल स्टेप प्रोसेस थ्रू विच समथिंग कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन योर डिवाइस। तो वो तो इम्प्रूव करते रहेंगे। सवाल ये है कि आप कि यदि अंदर कॉन्शियसनेस है कि यार मैं क्यों जा रहा हूँ इसके आगे, एक स्टेप के आगे मुझे जाना ही क्यों है, और ये कुछ गड़बड़ लग रहा है। तो जैसी कोई चीज़ मल्टीपल स्टेप होने लगे, थोड़ा रुक जाइए। फाइन सर, एक कमेंट है मुकुल का, लास्ट हमारी पॉडकास्ट से उससे रिलेटेड है। कह रहे वाह जी सर क्या बात कही आपने, विश्वास तो इंसानियत का मूल धर्म है। वो एक कमेंट आपने दिया तो उनको बड़ा प्यारा अच्छा लगा, वो इन्होंने लिखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। एक कमेंट इसमें था, सर आप बहुत बड़ी जानकारी दे रहे हो, आप बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी वजह से मेरे लाखों रुपए बच गए। लाइव स्पोर्ट्स क्लब उनका नाम। ओके, थैंक यू सो मच। और यार जितने पैसे हमने बचवा लिए उतने तो कमाए नहीं। एग्जैक्टली। और एक कमेंट और है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग क्या, वो हमारी पॉडकास्ट देख रहे हैं, इसका मतलब वो कह रहे हैं सर वो 90 लाख वाली लड़की पकड़ी गई या नहीं? एक्चुअली लड़की तो नहीं पकड़ी गई है, क्योंकि लड़की थी ही नहीं। लेकिन हमारे पास एक बड़ा ब्रेक थ्रू है, ये नेक्सस में हम घुस गए हैं, तो बड़ी जल्दी वर्कआउट हो जाएगा। लड़की तो एक्चुअली उसी समय पता हो गया था, 2-4 दिनों में शायद बताया भी था, सर वो हमने बताया कि वो लड़की नहीं थी, वो तो किसी और को इम्पर्सनेट किया गया था। लेकिन हाँ, हम उस गैंग के कुछ मेंबर्स तक पहुंच गए। बहुत जल्दी अरेस्ट हो जाएगा। मतलब नाउ वी नो हु आर दे, व्हाट आर दे डूइंग, द ओनली थिंग इज धप्पा कब करना है। एग्जैक्टली। और फिर वो स्टोरी आपके सामने आएगी। गगनदीप लिखते हैं, आपका वीडियो एक एंटरटेनमेंट मूवी से कम नहीं है, आई एम एंजॉयिंग ऑल ऑफ योर वीडियोस, नॉलेजेबल एंटरटेनमेंट वीडियोस। थैंक यू सो मच। सर एक क्वेश्चन आया है, ये श्रीकांत लिखते हैं, इन ऑल दीज पॉडकास्ट व्हाट इज द पनिशमेंट गिवन टू द फ्रॉडस्टर्स, हाउ फास्ट दिस पनिशमेंट टेक टाइम, इज देयर एनी मैकेनिज्म लाइक मूवी बी कीपर? मूवी
मूवी बी कीपर, किसी मूवी का नाम लिया है, वो मैंने भी नहीं देखी शायद, बी कीपर कोई मूवी है। मतलब इनका कहने का मतलब है कि इन फ्रॉडस्टर्स को क्या पनिशमेंट क्या दिया जाता है? देखो होता क्या है कि हमारे यहाँ जो लॉ है, लॉ के हिसाब से मैं समझा देता हूँ कि जो एक तो होता है कि धोखाधड़ी, पहले 420 था, अब शायद 319 या कुछ सेक्शन है जो भारतीय न्याय संहिता के अंदर आए, चेंज हो गए सारे सेक्शन। तो अब 420 मत बोलना, 319 बोलना किसी को। इसी तरीके से 364 होता था जो फॉर्जरी वगैरह के लिए होता था। तो हो सकता है मैं गलत हूँ क्योंकि मैं बहुत दिनों से सेक्शंस रेफर नहीं किए, लेकिन ये इन सेक्शंस में जो धाराएं हैं, इन धाराओं में जो सजाएं हैं वो तो मिलती ही है, क्योंकि आप ये दोनों काम तो कर ही रहे हो। तो उसमें आईटी एक्ट और लग जाता है। आईटी एक्ट इसलिए क्योंकि आपने आईटी एक्ट में जो भी 66 और जो CBD जो थी, जो इम्पर्सोनेशन, आइडेंटिटी थेफ्ट और क्या कहते हैं मिसयूज ऑफ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके तहत ओवरऑल जो सज़ा जजमेंट के हिसाब से मिलेगी वो आपको मिलेगी। अभी इंडिया में प्योर साइबर क्राइम जो होगा उसमें प्रोसिक्यूशन काफ़ी कम है, मेरे ख्याल से 1-2% के करीब होगा। और उसका कारण ये है, मैं आपको फिर से बताऊं, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस को परिणति तक पहुंचने में बड़ा टाइम लगता है। आपके डिजिटल एविडेंस कलेक्शन, फिर प्रिजर्वेशन, एनालिसिस, प्रेजेंटेशन, इसी में बहुत समय लग जाता है, क्योंकि हम ये भी नहीं चाहते कि किसी को गलत तरीके से फंसा दिया जाए। बहुत कुछ ऐसा भी होता है। तो इस वजह से वो जो फॉरेंसिक लैब के थ्रू जब तक प्रॉपर रिपोर्ट नहीं आएगी, और नॉर्मल केसेस में भी इंडिया में बड़ा समय लगता है, तो इसमें थोड़ा सा उससे ज़्यादा ही लग जाता है। प्रॉब्लम ये है, पर यदि कोई ऐसा केस है जिसमें कि महिला या बच्चे से रिलेटेड अपराध हुआ है, तो उसमें तो प्रोसिक्यूशन फास्ट है, उसकी प्रायोरिटीज़ भी अलग होती हैं। पर जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैं उसमें जो कि प्रोसिक्यूशन कम है, टाइम लगता है, क्रिमिनल को उसका एडवांटेज डिले की वजह से मिल जाता है। अभी हमारे लॉज भी बदले हैं, अभी कानून और सख्त हो गया है, ऊपर से डेटा प्रोटेक्शन बिल भी आ गया है, तो मेरे ख्याल से अब प्रोसिक्यूशन और बढ़ेंगे, तेज होंगे। सर एक सवाल था, वो शायद मैंने इसमें नहीं आया, लेकिन वो क्वेश्चन मैंने पढ़ा था, वो कह रहे थे, आई डोंट रिमेंबर द नेम, कि जो हम मोबाइल फ़ोन में एंटीवायरस डाउनलोड कर लेते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं, क्या उनकी वजह से भी हम सेफ़ रह सकते हैं? उनके बाद भी हमारे फ़ोन में कुछ इंस्टॉल हो सकता है? देखो, एक चीज़ मैं डे वन से कह रहा हूँ कि देयर इज़ नथिंग फ्री इन दिस वर्ल्ड। यदि कोई एंटीवायरस आप फ्री इंस्टॉल कर रहे हो तो वो 2-3 तरीके से पैसा कमा रहा है। या तो वो आपका डेटा कलेक्ट कर रहा है, या वो एडवर्टीजमेंट दिखा रहा है आपको, या आपके कीवर्ड्स कलेक्ट करके किसी को बेच रहा है, कुछ तो ऐसा कर रहा है। मुझे बाकी तीनों तरीके ठीक नहीं लगते। मतलब इवन इफ समबडी इज कलेक्टिंग, जैसे मैं गूगल पे कुछ सर्च किया और वो मैंने क्या सर्च किया वो मेरे किसी दुश्मन को बता दिया, तो वो भी मेरे अगेंस्ट यूज़ हो सकता है। मैंने आपको केसेस बताए थे कि ऐसा हुआ है कि क्रिमिनल्स ने उसका फ़ायदा उठाया और आपको ऐसा एडवर्टीजमेंट दिखाया कि आप फंस गए और फिर आप लाखों लुटा बैठे। तो इस वजह से कोई भी फ्री चीज़ सिक्योरिटी के लिए यदि प्रमोट हो रही है तो मुझे थोड़ा डाउट हो जाता है, क्योंकि उसमें कोई ना कोई, जैसे कि आपको याद होगा जब हम मोबी आर्मर की बात कर रहे थे तो लोगों ने सवाल किया कि मोबी आर्मर भी तो फ्री है। एग्जैक्टली सर। तो मैंने कहा था नहीं, वो फ्री नहीं है। और वो इसलिए फ्री नहीं है क्योंकि यदि हम फ्री करते तो हम ऐड देते, बिल्कुल ऐड देते, उस ऐड में क्रिमिनल के भी ऐड आते, और यदि उस क्रिमिनल के ऐड से आप लुट जाते तो एग्जैक्टली सुनाते किसको आप कि यार क्या है। बिल्कुल। और मेरे हाथ में तो ऐड देना है नहीं, वो तो गूगल दिखाएगा। तो जो चीज़ मेरे हाथ में नहीं मैं उसकी गारंटी कैसे ले लूँ? तो मैं उसको दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि आदमी तो आपकी भरोसे पे उस पर क्लिक कर लेगा। दूसरा, मैं आपका डेटा लूँ तो मैं डेटा क्यों ले लूँ? फिर डेटा कल के दिन लीक हो जाए कुछ तो डेटा भी नहीं ले, तो कमाओगे कैसे? तो इसलिए पेड होना पड़ेगा, मजबूरी है। लेकिन फिर आप कम से कम अपने ईमानदार हो कि भाई एग्जैक्टली ना मैं आपका डेटा ले रहा हूँ, ना मैं आपका ऐड दिखाऊंगा आपको कैसे चाहूँ, और लेकिन मैं गारंटी ये दे दूंगा कि आप सेफ रहो। तो इफ़ यू नीड दैट लेवल ऑफ सिक्योरिटी तो थोड़ा सा मेरे ख्याल से लेना पड़ेगा। पर फिर कई सारे लोगों के कमेंट आए साहब फिर हम पैसा नहीं दे सकते, तो मैंने फिर कुछ प्रोविज़न रखा उसमें अभी जो अपडेटेड वर्जन है उसमें शायद 5 लिंक पर डे आप फ्री स्कैन कर सकते हैं और QR कोड अनलिमिटेड स्कैन कर सकते हैं। क्योंकि होता क्या है कि सर्वर पर लोड पड़ता है और सर्वर की हैवी कॉस्ट होती है, तो आप एक लेवल तक ही सोशल सर्विस कर सकते हो, उसके बियॉन्ड तो फिर हाँ सर एग्जैक्टली, फिर वो तो ऐप ही नहीं रहेगी फिर इस तरीके बिल्कुल। तो इसलिए फिर बाकी लोग जो पे कर रहे हैं उनको क्वालिटी सर्विस नहीं मिल पाएगी। तो हमें बैलेंस रखना है कि हम खर्चा भी इतना हो जाए कि हमें लाखों रुपए अपनी जेब से देना पड़े,
ये अल्टीमेटली बिजनेस मॉडल सस्टेनेबल होना चाहिए, और सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल के लिए एक बीच का रास्ता भी इख्तियार किया गया। लेकिन कोई भी दूसरी ऐसी ऐप यदि वो फ्री है और वो आपको सिक्योरिटी की गारंटी, क्योंकि जो एंटीवायरसेस भी है ना वो भी ऑफिशियली बोलते हैं कि हम 3 से 4% ही सिग्नेचर रखते हैं अपने पास, जो मेलवेयर है उससे ज़्यादा कंटेम्प्रेरी सिग्नेचर उनके पास होते भी नहीं। और 45 मिलियन एक्टिव मेलवेयर्स हैं अभी इस समय, 45 मिलियन, और ये बढ़ रहे हैं। ये तो एक्टिव हैं, ओवरऑल तो बिलियंस में होंगे, पर जो भी आजकल सर्कुलेशन में मैं उसका नंबर बता रहा हूँ, जो अभी थ्रेट इंटेल प्लेटफॉर्म्स की रिपोर्ट्स होती है उसके बेस पर इतने मिलियन तो अभी एक्टिव चल रहे हैं, जिसमें रैंसमवेयर हैं, हर तरह के मेलवेयर, बॉट्स हैं, ट्रोजन्स हैं, स्पाईवेयर्स हैं। लेकिन ये इनसे भी यदि बचना है तो भी आप 99% सेफ हो यदि आप इससे भी बच गए, बट इसके बियॉन्ड भी है। फाइन सर, मतलब ये इतने सारे मालवेयर हैं तो फिर अपडेट मतलब ऐप दे रहा है, इस हिसाब से कोई एंटीवायरस है किस तरीके से मतलब मैनेज करते, बड़ा मुश्किल होता है सर। इस पर एक चीज़ आई, मैंने भी पढ़ी थी इसी हफ्ते मैंने पढ़ा, शायद पुराना आर्टिकल था वो 2-3 हफ्ते पुराना, कि एक बग है या तो विंडोज़ में, iOS में, फिर एंड्रॉयड में, दैट आई डोंट रिमेंबर, वो आप उसको देखिए, कि अभी जो वायरस पुश हो रहे थे किसी फ़ोन पे या किसी चीज़ पे, वो इमेजेस के थ्रू पुश हो रहे थे। मतलब वेबसाइट में कोई कुछ नहीं था, लेकिन वो जो इमेज जो डाउनलोड हो रही थी वेबसाइट में जाके, उसके थ्रू मालवेयर पुश हो रहा था। होता क्या, एक चीज़ समझ लीजिए कि आप इंटरनेट पर कुछ भी क्लिक करते हो और आपने देखा तो वो डाउनलोड ही है। बिना डाउनलोड किए आप कुछ देख ही नहीं सकते। आपने पिक्चर खोली, डाउनलोड हो गई, वो चूंकि डाउनलोड हुई वो आपके टेम्प्रेरी फोल्डर में डाउनलोड होती है, इसलिए आपको दिखती नहीं, आपको लगता है कि ये डाउनलोड सेक्शन में तो आई नहीं। वो टेम्प्रेरी में इसलिए डाउनलोड होती है कि बाद में ऑटो डिलीट भी हो जाए, पर बिना डाउनलोड किए आप कुछ नहीं देख सकते। इट इज़ डाउनलोडेड इन टेम्प्रेरी फोल्डर एंड देन यू आर वॉचिंग इट। अब वो टेम्प्रेरी फोल्डर में गलती से कोई मेलवेयर भी आ सकता है थ्रू इमेजेस, ये पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं। लेकिन अभी क्या है, कई सारे ऐसे टूल आ गए हैं, AI टूल्स जिसको हम बोलते हैं, जिसमें काफ़ी हेल्प करते हैं अपन को, प्रोएक्टिव डिटेक्शन। और मैं कुछ ऐसे खुरापाती लोगों के भी तरीके बता रहा हूँ। आपने देखा कि एक चीज़ अभी सर्कुलेशन में आई, गाड़ियों के चालान ऑटोमेटिक कट जाते हैं। मतलब आपका गाड़ी का नंबर कैमरा देखता है और आपको SMS आ जाता है कि आपका कितना चालान। उससे बचने के लिए लोगों ने एक फिल्म लेनी शुरू कर दी, वो आप नंबर प्लेट पे लगा दो, तो उसके बाद वो कैमरा पिक्चर नहीं ले पाता। हाँ सर, कैमरा पिक्चर लेता है तो वो ब्लर आ जाता है, उसमें वो दिखता नहीं है, क्लियर नंबर नहीं दिखेगा। तो वो शुरू हो गया साहब, और लोगों को लगा अब तो चालान कटेगा नहीं, वो जब नंबर ही नहीं देखेगा तो कैसे आएगा चालान। तो फिर एक AI टूल बन गया। ओके। और वो AI टूल क्या करता है कि जो ब्लर नंबर्स भी दिख रहा है ना, उसको क्लियर निकाल के देता है। तो आप एक प्रॉब्लम का क्या कहते हैं, वो कहते निकालते हैं, पहले प्रॉब्लम जुआ निकालते हैं, हैं, तो उसके आगे एक स्टेप आगे बढ़ता है लॉ एनफोर्समेंट। अभी आपने शायद सुना होगा कि एक शायद 19 साल पुराना मर्डर केस सॉल्व हुआ AI के थ्रू। तो कहानी कुछ ऐसी थी कि हो गया था उस समय मर्डर, कुछ सस्पेक्ट रहे होंगे, कुछ कंक्लूड नहीं होगा। अभी पुलिस ने ऐसी ट्राई किया, 19 साल या 12 साल, आई थिंक शायद 19 साल ही है। तो उसमें उन्होंने फिर वो जो सस्पेक्ट था उसकी इमेज को देखा कि आज वो कैसा दिखेगा 19 साल बाद। ओके। मतलब यदि आज 19 साल उसमें ऐड हो जाए तो हाउ विल वी लुक। उससे वो शायद ट्रेस डाउन नहीं हुआ था, भाग गया होगा, नहीं मिला। जब आज देखा तो उसका आज का चेहरा आ गया, उसको अलग अलग गेटअप में देख लिया और फिर आज मिल गया, ढूंढ लिया, क्योंकि वो वापस आ गया था वहाँ पे। तो ऐसी चीज़ें AI के थ्रू अब सॉल्व हो रही हैं। जैसे कि एक केस सॉल्व हुआ जिसमें जो क्रिमिनल थे वो मास्क लगाए हुए थे, तो फोटोज़ थी सारी मास्क की, वो AI इंजन को दी गई और उन्होंने अनमास्क कर दिया, तो काफ़ी हद तक क्लैरिटी आ गई। इसी तरह कुछ ऐसे केसेस थे जिसमें साइड से फेस आ रहा था, और जैसे कि ये वाला केस भी अभी आप देखो जो सैफ अली खान वाला है, इसमें जो CCTV फुटेज थे वो क्लियर नहीं थे, कई बार साइड से था, कई बार, लेकिन लगातार ट्रैक हो रहा था। यदि आप पूरा केस फॉलो करेंगे तो इमेज प्रोसेसिंग सबसे ज़्यादा हेल्प की इस केस में। उस बंदे को पकड़ना इम्पॉसिबल था यदि CCTV या इमेज प्रोसेसिंग टूल यूज़ नहीं होते। तो पहले तो एनहांस किया गया, ऊपर से साइड को पूरा करना, ये दिखाना, फिर अलग अलग टूल के थ्रू कितनी हाइट होगी, क्या होगी, सब निकाल लिया था उसका, हर चीज़ इनको पता थी। फिर वो भागने के फ्राक में था या जहाँ भी था वहाँ पर फिर हाँ उसने कुछ परचेज़ किया था UPI के थ्रू, तो उससे भी ट्रैक डाउन हुई चीज़ें। बट इमेज प्रोसेसिंग
अब AI के थ्रू इस हद तक जा चुकी है कि अब आप ये जो जुगाड़ कर रहे हैं ना, नंबर प्लेट चलेंगे नहीं इसलिए बचे रहें इनसे, या आप सोच रहे हैं कि मास्क लगा लेंगे तो बच जाएंगे, या आप सोच रहे हैं तो आप सर अभी एक तरह का स्कैम और चल रहा है, मतलब यूपी पुलिस वगैरह उसमें काफ़ी एक्टिव है, मैंने देखा। कुंभ में अभी कुंभ में क्या हो रहा है, जैसे आप बता ही रहे हैं कि मतलब एक्टिव हो जाते हैं साइबर क्रिमिनल्स वगैरह। मैं देख रहा था कि मैंने आर्टिकल पढ़ा कि उसमें किसी ने कुंभ के नाम से वो बुक किया कि भाई मुझे वहाँ पे जाना है, और पूरा पैकेज बुक टेंट किया। वगैरह जो बुक है, हाँ, हाँ, जो ऐसे टेंट बहुत वगैरह, फ्लोट हो रहे हैं कि और वहाँ जाके उन्होंने देखा कि क्या कहते हैं, बुक कर लिया, पैसे वैसे दे दिए, वहाँ जाके देखा ना वहाँ टेंट ना कुछ, पता नहीं किसी रिमोट जगह में इलाहाबाद प्रयागराज में जाके वहाँ पे वो लोकेशन एंड हुई जहाँ पे कुछ था नहीं। कई बार सस्ते की बोलेंगे 5,100 रुपये में 3 दिन 2 रात का पैकेज दे दिया, या उसमें ये भी कराएंगे वो भी कराएंगे, सारे खर्चे उठाएंगे। तो थोड़ा वेरीफाई कर लें। मैं नहीं कह रहा सारे गलत होंगे, लेकिन बहुत बहुत बड़ी मात्रा में मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, फ्रॉडस्टर सक्रिय हैं और वो ऐसे पैम्पलेट बना के फ्लोट हो रहे हैं और उसका कोई ऑथेंटिक वेरिफिकेशन है नहीं। इसमें मेरे ख्याल से सरकार को भी थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना चाहिए कि जितने भी ऐसे रजिस्टर्ड ऑपरेटर हैं वहाँ पर जो टेंट मैनेज कर रहे हैं, और जो जितने, उनकी कम से कम लिस्ट दे दें और एक ही जगह पर वेबसाइट पर, और उस पे ही उनका URL होना चाहिए कि जिसमें उनके जो ऑथेंटिक नंबर्स हैं कॉन्टैक्ट वो भी होना चाहिए, ताकि आप गूगल सर्च करके कोई ऐसी वैसी वेबसाइट के थ्रू फंस ना जाए, क्योंकि वो तो हो ही रहा है। बिल्कुल। तो ये आपकी बात सही है। और मेरे पास एक केस आया था अयोध्या का भी, कि अयोध्या में कोई एक आश्रम है, उसकी बुकिंग हो रही है और उसकी वेबसाइट भी बना दी थी क्रिमिनल ने, और लोग हज़ारों की संख्या में लुटे वो उस, क्योंकि बड़ा प्रोमिनेंट सा नाम था, रेपुटेड आश्रम है, बगल मंदिर के बगल में, तो ये लोग गए अपना बुकिंग करा के, और वहाँ कुछ भी नहीं था, या इनफैक्ट था, लेकिन उन्होंने कहा साहब ये तो हमारी बुकिंग, मतलब हमारा वेबसाइट ही नहीं है, और पैसा तो आपने पता नहीं कहाँ डाल दिया है। फिर जो विक्टिम था उसने मुझे कॉल किया कि सर चलो मेरे संग हो गया, कोई बात नहीं, पर आप, तो हमने वो टेक डाउन के लिए वेबसाइट भिजवाई भी, पर फिर नहीं बन जाती हैं। तो ये एक जेनरिक अवेयरनेस मैसेज तो है ही कि आप जब भी किसी भी URL को ख़ास तौर से उसमें फाइनेंशियल पेमेंट कर रहे हो तो वेरीफाई कर लें, मूवी आर्मर से कर लें या किसी भी तरीके से कर लें, हुइस के थ्रू, लेकिन एक बार टेस्ट तो जरूर करें कि यार ये क्लोन तो नहीं है, ऑथेंटिक है नहीं है, होस्टेड कहाँ है। अयोध्या के आश्रम की वेबसाइट चाइना में तो होस्टेड होगी नहीं। बिल्कुल। तो यदि ऐसा कुछ दिख जाएगा तो वैसी खतरा है। तो कुछ चीज़ें हैं जो आप प्रैक्टिस का पार्ट बना लें अपने, वरना तो ये होता रहेगा। फाइन सर, अब कोई कहानी हो जाए आपकी तरफ से, क्योंकि लोगों को बड़ा इंतजार रहता है, पूछते हैं सर, कमेंट आने लगे, शुरू में तो होता था लेकिन कमेंट आने लगे कि कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इस कहानी से भी सीखने को मिलेगा। देखिए ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो एक कंपनी चलाता है, और वो किसी रेफरेंस के थ्रू मेरे पास आया, पुणे का बंदा है, और वो एक बार, तो वो उसका क्या था कि ही वाज अप्लाइंग फॉर ए बिग टेंडर, एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था वो, और वो उस प्रोजेक्ट के लिए रात दिन मेहनत कर रहा था। तो अचानक से सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर उसको एक रिक्वेस्ट आती है, एक पुराने दोस्त जो उसके कॉलेज टाइम पे था, स्कूल टाइम पे था, कि मैं ये हूँ और ऐसा वैसा, और यार क्या कर रहा है तू, ऐसा करके आया। तो ये भी एक्साइटेड हो गया, यार इतना पुराना दोस्त मिल गया, और वो भी सोशल मीडिया से बातचीत शुरू हो गई। उसके बाद उसने नंबर दे दिया, तो ऑलमोस्ट डेली बात करने लगे। फिर उसने बताया कि वो भी इस तरह के किसी कंपनी को रन कर रहा है और ये सब, तो इनकी थोड़ा प्रोफेशनल बातें भी होने लगी। और फिर उसने कहा कि यार जब ये बार बार बिजी दिखता था कि, तो बोलता था कि फलाने प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, और उसके बाद तो मेरी लाइफ बदल जाएगी, उसके बाद तो इतना बड़ा काम है, उसके बाद तो आई विल बी टू बिजी। तो वो इंटरेस्ट लेने लगा। सामने वाला जो दोस्त आया था उसने कहा क्या है प्रोजेक्ट, मुझे बताओ, आई कैन ऑल्सो हेल्प। तो ये डिस्कस करने लगा, हेल्प करने लगा। हेल्प करते करते सब तक हो गई कि वो जो रिस्पॉन्स डॉक्यूमेंट बनाया था वो भी उसने शेयर कर दिया, और फाइनेंशियल्स भी उसमें थे और सब था, एंड ही इज़ हेल्पिंग, दे आर डिस्कसिंग। अब उसका प्रेजेंटेशन हुआ, प्रेजेंटेशन हो गया, वो भी बहुत अच्छा गया। अब इसको लगा कि टेंडर खुलेगा तो मिलेगा, इसका सब कुछ अच्छा गया, और जब टेंडर खुला तो इसको नहीं अवार्ड हुआ। अरे, और अभी तक सब कुछ नॉर्मल है, ऐसा हो सकता है, इसमें कुछ गलत थोड़ी ना है। तो इसने ये देखा कि जो टेंडर जिसको मिला है वो कौन सी कंपनी है, और वो कंपनी
इसकी क्रेडेंशियल से वीक थी, मतलब उस कंपनी का क्रेडेंशियल उतना स्ट्रांग था नहीं। और फिर इसको इन्फॉर्मेशन मिल गई कि जो फाइनेंशियल वेरिएशंस भी है वो भी बहुत कम था, मतलब इट वाज नॉमिनल। मतलब जिस साइज़ का प्रोजेक्ट था उसमें इतना रिस्क होना, 4-5 लाख का डिफरेंस आना इज़ अ वेरी वेरी सरप्राइजिंग थिंग। तो वो ये इसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था कि इतना क्लोज कैसे। तो उसने मुझे कॉन्टैक्ट किया कि हम एक थर्ड पार्टी इंक्वायरी करना चाहते हैं, ऐसे करके कि ये कहीं से हमारी इन्फॉर्मेशन लीक तो नहीं। अच्छा, उसने मुझे चीज़ें कुछ भी नहीं बताई हैं। मैं एक थर्ड पार्टी इंक्वायरी कर रहा हूँ उसके सिस्टम की। उसके कंपनी के अंदर एक DLP सोल्यूशन था, डेटा लीक प्रिवेंशन, जैसे मैंने आपको बोला कि हर आदमी को रखना भी चाहिए, जिससे आपको लॉग वॉग मिल जाते हैं कि आपका डेटा किस किस के साथ शेयर हुआ है, कहाँ कहाँ गया है, किसने ओपन किया, कितनी देर एक्सेस किया, सब मिलता है। तो हमने वो DLP पहले एनालाइज किया। तो वो जो डॉक्यूमेंट उसने शेयर किए थे अपने उस दोस्त से, उसका ड्यूरेशन दिखना शुरू हो गया मुझे। तो पूरा एनालिसिस करने के बाद मैंने कंक्लूड किया, मैंने कहा आपने इसको भी दिया और इसने 1.5-2 घंटे इस डॉक्यूमेंट को ओपन किया, ये कौन है? और ये तो आपकी सिस्टम का पार्ट भी नहीं। बोला नहीं, वो तो मेरा दोस्त है, उससे तो मैं ऐसे ही गाइडेंस ले रहा था, ही हेल्प मी, और उसने हेल्प की भी थी। तो मैं बार बार सोचता रहा कि यार ये, बार बार मैं पूछता, अच्छा मुझे नहीं पता था कि कितना पुराना दोस्त है, कैसे कनेक्ट हो, ये चीज़ें, ये तो मैं अभी कहानी का पार्ट इसलिए बता, जब हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो हम इतना डीप डाइव करते नहीं कि ठीक है होगा दोस्त। करते गए उस टीप को। फिर जो वो दोस्त था उसका हमने थोड़ा सा उसेंड किया। तो जितने भी लोग थे जिन्होंने एक ड्यूरेशन से ज़्यादा वो फाइल को एक्सेस किया था, हम उसका उसेंड कर रहे थे कि लोग कहीं कुछ भी ऐसी मलिशियस सस्पिशियस एक्टिविटी में तो इन्वॉल्व नहीं है। तो जो सरप्राइज़ आया कि ये जो फेसबुक अकाउंट है ये तो फेक है। और मैंने उससे कहा यार तुमने जो दोस्त का जिक्र किया है उसका फेसबुक अकाउंट तो फेक है। ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर अच्छा, उसमें जो प्रोफाइल पिक्चर थी वो प्रोफाइल पिक्चर लगा रखी थी उसने जो बचपन की, आज की प्रोफाइल पिक्चर ही नहीं थी। तो इसने यार ये अब थोड़ा और इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ी। नंबर दिया उसने, नंबर निकाला हमने तो उसका KYC भी गलत निकला। फिर हमने और डिटेल में जाना शुरू किया कि ये कब बना था, किसने बनाया, ऐसे करके। तो इट वाज एन एक्चुअली, होता क्या है, कुछ कंपनीज होती हैं जो फेसबुक अकाउंट बना के रखती हैं और बाद में बेच देती हैं। ठीक है। वो उसके 2 पर्पज़ होता है। एक पर्पज़ ये होता है कि उससे मार्केटिंग ऑपरेशंस, मतलब प्रमोट करना है, डालना, लाइक करना है, कमेंट करना चाहिए, तो और वो ये हज़ारों लाखों में बना के रखते हैं। दूसरा होता है कि कोई फंसा भी सकता है, किसी को ट्रैप भी कर सकता है। तो ऐसे अकाउंट को लेकर मिसयूज़ होता है, फिर नई आइडेंटिटीज़ क्रिएट हो जाती है उस पर। तो इट वाज समथिंग लाइक दैट, उस तरह का कोई अकाउंट था। तो वो पहले लगा कि तो बॉट अकाउंट है, पर ये तो है पुराना है, तो इतने पुराना कैसे चल रहा है? हाँ 10-12 साल पुराना था। तो फिर लगा अच्छा ये किसी ने क्रिएट करके बेचा है इसको। फिर और डीप डाइव करके IP एड्रेस वगैरह निकाले, वो निकाला तो समझ में आया कि दिस गाय हैज़ प्लान्ड इट प्रॉपरली। और इस हद तक भरोसा जीता कि इसने अपना RFP रिस्पॉन्स भी शेयर कर दिया, फाइनेंशियल्स भी शेयर कर दिए, सब शेयर कर दिया, और वहाँ से लीक हुए। फिर उसने बताना शुरू किया कि हमने ये भी दिए। पर उसको पकड़े कैसे, क्योंकि वो तो अपने किसी भी IP एड्रेस भी उसके VPN वगैरह के सब। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये बंदा है। पर हमें ये भी क्लियर था कि जिस कंपनी को बेनिफिट हुआ है ये उससे कहीं ना कहीं तो लिंक्ड है इसका। अब उसका लिंक निकालें कैसे उसका, ऐसे यही एक रीज़न था। तो फिर हमने कुछ ऑफेंसिव ऑपरेशन किए और वो लिंक निकल आया कि ये बंदा कैसे उस कंपनी से कनेक्टेड है। एक्चुअली ये बंदा उस कंपनी का एम्प्लॉई था जिस कंपनी को मिला, एंड दे प्लान्ड इट सो वेल एंड इट वाज अ बिग गेम। तो मैं कह रहा हूँ आज की डेट में जो लोग बिजनेसेस रन कर रहे हैं एंड दे वुड अंडरस्टैंड इट, कई तरीके के थ्रेट हैं आपके सामने। सिर्फ ये थ्रेट नहीं है कि कंपटीटर के संग आप बेटर हैं तो आपको सब कुछ ठीक रहेगा। आपके खिलाफ भी चीज़ें प्लांटेड हो सकती हैं, और उस साइबर स्पेस में इसलिए एक्स्ट्रा कॉन्शियस होने की ज़रूरत है कि आप इजीली ट्रैप हो जाते हो। तो इसने ऐसा कोई स्कूल का पुराने कुछ पिक्चर्स कभी डाले होंगे, कई बार हम ग्रुप फोटो नहीं डाल देते हैं, या कुछ 2 लोगों की फ़ोटो डाल दी, क्लोज फ्रेंड ऐसा वैसा, उसमें से वो आइडेंटिटी निकाली गई कि इस पे तो ज़रूर भरोसा करेगा, उसकी एक प्रोफाइल बनाएगा। एंड आई थिंक ये जो बंदा है ये था ही नहीं,
ही वाज क्योंकि हमने और डीप डाइव किया, उस पर पता किया कि ये बंदा रियल में कहाँ है, उसका रियल प्रोफाइल क्या है, तो पता पड़ा कि ये बंदा एक्चुअली इसकी एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी है। अरे, तो इसलिए और भी ज़्यादा मुश्किल था कि कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो कि रियल बंदा बीच में आ जाए। तो किसी भी ऐसे पुराने दोस्त पर आप तुरंत भरोसा ना करें जो आपको सीधे फेसबुक पे आकर हेलो बोल रहा है। एक बार उससे फिजिकली मिल जरूर लें। तो ये एक लर्निंग थी इस पूरे एपिसोड की। जैसा मैंने आपसे कहा था कि एक यूके की लड़की थी जो 8 साल तक ट्रैप रही और उसको उसका बॉयफ्रेंड बनकर कोई फंसाता रहा। 8 साल वो भरोसा करती रही कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है और उसके हिसाब से ही कंट्रोल्ड भी रही, निर्णय भी लेती रही, कभी मिले नहीं। और इस पर एक वेब सीरीज़ बनी है अभी, शायद नेटफ्लिक्स या कहीं है, तो मैं देख रहा था वो, और ये रियल स्टोरी है। और जब ये 8 साल बाद फ्रस्ट्रेट, जब भी वो मिलने बुलाती थी वो दाएं बाएं करके कुछ निकल जाता था। उसके बाद वो एक दिन डिसाइड कर लिया उसने कि आज मिल के आऊँगी। उसने पूरा लिंक्डइन प्रोफाइल ये वो सब जगह मैसेज करके उसका एड्रेस निकाल के पहुँची। और जब वहाँ मिली तो पता पड़ा कि वो व्यक्ति शादीशुदा है और वो व्यक्ति तो वो है ही नहीं जिससे वो बातें करती थी। और ये प्लान किसने किया था? उसी की एक सहेली ने। 8 साल से उसको ट्रॉमा में रखा था। तो इस दुनिया में ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं ना कि आपको बहुत सारी चीज़ों पर भरोसा। जब मैं एक छोटी सी चीज़ बोलता हूँ कि ज़ीरो ट्रस्ट मॉडल फॉलो करें, इसके पीछे बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं। ये सिर्फ फाइनेंशियल फ्रॉड की वजह से नहीं बोलता। कोई भी बंदा आपको इमोशनली टॉर्चर करना चाहता है या आपका कॉन्फिडेंस ख़त्म करना चाहता है, वो भी ऐसी प्लान करके आपके खिलाफ गेम बना सकता है। सर आज इतना ही रखते हैं अपने इस एपिसोड को, एंड विल सी आगे और भी आपके साथ फिर कनेक्ट करेंगे। एंड काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कंट्री कैसे आपस में लड़ती हैं, एंड डार्क वेब हम टच करते करते रह जाते हैं। मेटावर्स पे हमने लास्ट टाइम बात की थी, उसको और एक्सपेंड करेंगे। एंड हम चाहेंगे कि मतलब आप कनेक्टेड रहें हमसे। मेरी तो मतलब विश है कि आप पॉडकास्ट लगातार करते रहें। हमारे व्यूअर्स जितने भी हैं वो आपसे खुद रिक्वेस्ट करते हैं कि देखिए कंटिन्यू करिए इस सीरीज़ को, बहुत लंबा बनाइए। देखो आप लोग यदि इसको वायरल करते रहोगे तो मोटिवेशन बना रहेगा। सारी जिम्मेवारी आपकी है। बिल्कुल आप लोगों की है। क्योंकि आप देखेंगे कमेंट बहुत अच्छे आ रहे हैं, आई लव इट एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर। और मैं आपको ऐसी फूड फॉर थॉट देके जा रहा हूँ कि जो इंटरनेशनल लेवल वॉर गेम्स होते हैं उसको डिस्कशन करेंगे हम, और उसमें हम बताएंगे कि गेम कैसे प्लान होते हैं। कई सारे हैक आपने सुने होंगे ऐसे कि जैसे सोनी हैक हो गया। अब सोनी हैक हुआ क्यों, उससे किसी को क्या फ़ायदा हुआ, किसने प्लान किया था? तो आपको बता दें सोनी हैक हुआ था नॉर्थ कोरिया की जो डिक्टेटर है उसकी वजह से। सोनी ने एक फ़िल्म फंड कर दी थी जिसमें उनको नेगेटिव रोल में दिखाया गया था और उन्होंने कसम खा ली कि सोनी को बर्बाद कर देंगे। तो सोनी हैक हुआ, उसका डेटा लीक हुआ और उसको 600 मिलियन या इससे ज़्यादा का नुकसान हुआ। पॉइंट ये है कि इस तरह की जितने भी हैक दुनिया भर में आपने सुने होंगे, हर किसी के पीछे एक कहानी है। कोई भी हैक यूं ही नहीं हो गया पैसे के लिए, इसके पीछे बहुत पॉलिटिकल सिस्टम भी वर्क करता है। तो ये सारे हम डिस्कस करेंगे किस हैक के पीछे रियल कहानी क्या थी और कौन उसके पीछे था। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखने को मिलेंगी और उसके लिए आप इंतज़ार कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी सेफ। थैंक्स सर।